जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। तो मैंने काफ़ी चैनल्स पे सर्च करने की कोशिश की, पर कहीं किसी भी चैनल पे मुझे सिस्टमैटिक तरीके से 2018 से लेकर 24 तक या 2017 से हम कवर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो 2017 का मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में। आपका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, या मैं आई बटन पे क्लिक करोगे तो उस पर भी दिख जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम यूनिट 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 2 3 हम बाद में भी करेंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम पहले ऐसी यूनिट्स कर ले जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल आईआर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो हम पहले कवर कर लेंगे, और इससे क्या होगा, आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो यूनिट है अभी 8, वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, और जिन थिंकर्स से आए हैं मैंने वो थिंकर्स आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और एक आपको यूनिट 8 के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे थिंकर्स ऑर्डर में कवर हैं, प्लस सिस्टमैटिकली और डिटेल में कवर है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बुक्स वगैरह याद करा दी बस हो गया, नहीं, मैंने सब कुछ याद कराया है, और ट्रिक से याद कराया है, सबसे अच्छी बात। इसके अलावा कुछ जो पॉलिटिकल प्रोसेस में कुछ जैसे मूवमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, जो भी हम देखेंगे, भी दलित मूवमेंट्स हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गए, या वुमेन्स के मूवमेंट्स हो गए, फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट, तो ये क्रोनोलॉजी में आते हैं और इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे जो है मूवमेंट्स को ट्रिक से याद करेंगे, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो होगी वो। लेकिन पहले हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू कवर कर लेंगे, और इससे हमारा क्या होगा ना, पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आप हमेशा बोलते हैं कि मैम यूनिट 8 कहाँ से कवर करें, इसमें कुछ ना, इतना बड़ा यूनिट है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो चैनल पे कवर नहीं हो पाएंगे वो पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगे। और पीवाईक्यू के अलावा उसके अलावा जो हर हर बार तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नए टॉपिक आते ही आते हैं। तो उसको तो हम कोई गैस नहीं कर सकते किसी भी बुक से कि कहाँ से अगली बार नया टॉपिक आ जाए इसी यूनिट से, कि कौन सी बुक से वो उठा ले। तो इससे बेटर है कि जितना हमारे हाथ में, चाहे हम कम से कम 80 to 90% तो कवर करें एटलीस्ट, ठीक है। और 10% हमेशा चांसेस होते ही होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो हम पहले ये सब कुछ कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नए जो टॉपिक्स हैं उसके लिए हमारे हाथ में है नहीं, पर जो पुराने टॉपिक्स हैं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ रह जाते हैं तो वो पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो बहुत हो गया भाषण, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खुद का पीपीटी प्रिपेयर किया है, बहुत टाइम लगा इस पीपीटी को प्रिपेयर करने में। कम से कम 700 क्वेश्चन है इसके अंदर, 700 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 700 पेजेस का ये पीपीटी है। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें हर यूनिट वाइज आपको कवर कराई है। तो इससे आपका क्या होगा, कम से कम 1000+ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। नॉट यूनिट वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल प्रोसेस के 1000 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल 10 यूनिट के मिला के 1000 क्वेश्चन से ज्यादा ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने काउंट तो नहीं किया, पर एक जगह साथ में इकट्ठा कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये है 2023 दिसंबर के क्वेश्चन सबसे पहले। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एग्रीमेंट्स और अकॉर्ड्स साइंड बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोविंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो पहले आया, फिर जो उसके बाद आया, फिर जो उसके बाद, और फिर उसके बाद, ठीक है। तो पुराने से लेकर नया तक, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है कि जो सबसे नया वाला होगा, जैसे 2017 में कोई अकॉर्ड आया तो 2017 का पहले, और 2015 वाला लास्ट में, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, असेंडिंग में 2015 का पहले आएगा कोई भी अकॉर्ड ऐसे है, या कोई भी चीज है, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब बता रही हूँ, और 2017 का बाद में, ठीक है। तो कुछ हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे, इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, और इनके यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करना है कि क्रोनोलॉजी वाइज कौन सा जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। असम अकॉर्ड है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड है, शिलोंग एग्रीमेंट है, और मिजो पीस अकॉर्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पे कोड गलती से इधर आ गई, इनके कोड्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको इसमें से एक करेक्ट कोड चूज करना है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन और बताओ। तो पॉज कर लो वीडियो। और सबसे अच्छी बात, हम इसका क्या करेंगे, पूरा अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा कब आया, मतलब नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। बी, डी, सी, ए और ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 है। अब सबसे पहले जो है वो असम अकॉर्ड आया था, कब आया था, 1985 में। किसके बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट। और इसका एम क्या था, किस बात के, किस मुद्दे पे ये अकॉर्ड साइन हुआ था, तो ये था
resolving the issues of illegal immigration from the Bangladesh and protecting the cultural, social and linguistic identity of the Assamese people. समझ आ गया? क्योंकि बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वो असम में आ रहे थे, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो इतने सारे लोग असम में आके रहने लग गए थे इलीगल से, तो असम की पॉपुलेशन बढ़ गई थी और वहाँ के लोगों के लिए खाना कम पड़ रहा था, बाकी लोगों के लिए जॉब्स कम पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे आके वो ठहर रहे थे। तो असम के लोगों के कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए असम अकॉर्ड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और असम मूवमेंट के कुछ लीडर्स थे जो ये बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके बीच में ये साइन हुआ। कब हुआ? 1985। देखते हमें इसका ईयर पता चल गया, प्लस इसके क्या कहानी थी पीछे की, वो कहानी पता चल गई। अब बी ऑप्शन क्या था हमारा? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आपको पता है किसने पास किया था? शिरोमणि अकाली दल ने पास किया था, ठीक है। ऑल्दो ये कोई फॉर्मली एक एग्रीमेंट नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया गया हो, नहीं, ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, एक तरीके का रेजोल्यूशन था जो अकाली दल ने पास किया था। कब पास किया था? 1973 में पास किया था। सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स एंड मोर राइट्स फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि शुरुआत में अकाली दल ये चाहता था कि जो सिख लोग हैं उनके लिए, हमें हमारे पंजाब के लिए जो है ऑटोनॉमी मिले, और हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ की पंजाबी, उनके लिए उनको राइट्स मिले, ठीक है। और उनके और भी डिमांड्स थी, बस ये दो मेन डिमांड्स थी। तो 1973 में आया, तो आप देखो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पहले आएगा 73 वाला, और ये 85 में देन असम अकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन है, पर क्रोनोलॉजी आपने खुद लगानी है, जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बता भी दिया, ठीक है। फिर राजीव गांधी लॉन्गवाल अकॉर्ड आता है 1985 में। किसके बीच में होता है ये? राजीव गांधी जी के बीच में, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एंड हरचंद सिंह लॉन्गवाल, जो कहाँ के थे? अकाली दल पार्टी के लीडर थे। कौन थे? हर्ष लॉन्गवाल कौन थे हमारे? जो लॉन्गवाल का पूरा नाम क्या है? हरचंद सिंह लॉन्गवाल, ये अकाली दल पार्टी के लीडर थे, जो पंजाब में शांति बनाए रखना चाहते थे और सिख कम्युनिटी की डिमांड को पूरा करना चाहते थे। जो शिरोमणि अकाली दल, मैंने आपको बताया 1973 में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, वो लड़ाई मतलब देखो बहुत टाइम तक चली, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, और लास्ट में कई राजीव गांधी ने उनके साथ समझौता किया ताकि वो शांत हो सके और वहां पे इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस ना हो। ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा था शिलोंग एग्रीमेंट। शिलोंग एग्रीमेंट हमारा होता है 1975। तो आप सोचो, जो अभी हमने रेजोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल वाला, जो कि हमारा था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, तो वो 1973 में था, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद हमारा शिलोंग एग्रीमेंट हुआ था 75 में। ये अलग अलग जगह की अलग अलग टाइम की घटनाएं हैं, तो हमें ईयर याद रखना पड़ेगा ऐसे तो, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि लाइन वाइज घटनाएं चल रही हो, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। शिलोंग एग्रीमेंट याद रखो 75 का है, और किसके बीच में हुआ था? इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो याद रखना शिलोंग एग्रीमेंट किसका है? MNF का, मिजो नेशनल फ्रंट। और ये इसका एम क्या था? लीडिंग टू एंड ऑफ मिजो इंसर्जेंसी, ताकि जो मिजो में जो इंसर्जेंसी चल रही है, रिवॉल्ट वगैरह चल रहा है, लड़ाइयां चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई मिजो में आप शांति लेकर आओ। और क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी कि हमें एक मिजोरम के लिए हमें ऑटोनॉमी चाहिए, उसको एक अलग से स्टेट बना, उसको एक ऑटोनॉमी दो, ठीक है। तो इसलिए मिजोरम की स्थापना हुई एज अ यूनियन टेरिटरी। किसके तहत हुई थी? शिलोंग एग्रीमेंट के तहत। तो आपको डेट भी याद रखनी है, प्लस ये इसके पीछे की कहानी क्या है, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो आपको पता चल गया कि मिजोरम स्टैब्लिश हुआ एज अ यूनियन टेरिटरी शिलोंग एग्रीमेंट से। ऑप्शन नंबर ई, मिजो पीस अकॉर्ड। मिजो पीस अकॉर्ड को मिजोरम अकॉर्ड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1986 में ये अकॉर्ड हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिजो नेशनल फ्रंट, और इसका एम क्या था? पीस स्टैब्लिश करना, पीस प्रोसेस जो है फर्दर स्टैब्लिश करना, या पीस स्टैब्लिश करना बोल सकते हो इन मिजोरम, एंड इंश्योरिंग द ऑटोनॉमी ऑफ मिजो पीपल, और ताकि मिजो पीपल को ऑटोनॉमी मिल सके। तो पहले आप देखो मिजोरम से रिलेटेड दो चीजें हो गई, तो आपका शिलोंग एग्रीमेंट पहले हुआ या मिजो अकॉर्ड पहले हुआ? तो ऑब्वियसली 75 में शिलोंग एग्रीमेंट पहले हुआ था, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, देखो असम अकॉर्ड का जैसे हमारा क्या बी था सबसे पहले, तो बी पे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, तो ये बी, फिर 75 में शिलोंग एग्रीमेंट डी, फिर डी के बाद हमारा आएगा सी 1985 राजीव गांधी लॉन्गवाल अकॉर्ड, और फिर उसके बाद इसी साल में बाद में असम अकॉर्ड हुआ था 85 में, ठीक है। तो ये दोनों के ईयर सेम है, राजीव गांधी और असम वाले अकॉर्ड के। फिर मिजो पीस अकॉर्ड 1986 में सबसे लास्ट में हुआ है। अब देख लो, एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए, ऑल्दो मैंने 2 मिनट का इंट्रोडक्शन भी दिया था, तो 8 मिनट मान के चलो। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई एक एक क्वेश्चन कम से कम हमारा 5 मिनट में खत्म होगा,
ये मैं पहले ही बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि 1 मिनट लगे या 2 मिनट, पर ओवरऑल ज्यादातर जो लंबे क्वेश्चन है उसमें 5 मिनट या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जिसको लग रहा है कि भाई हमें इतना नहीं पढ़ना, तो आप जा सकते हो अभी वीडियो छोड़ के। और जिसको डिटेल में सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और होलिस्टिकली सब कुछ कवर करना है, तो आप रहो मेरे साथ इस वीडियो में। नहीं लग रहा कि आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से यूनिट क्वेश्चन पीवाई की प्रैक्टिस कर लूंगी, क्वेश्चन देखूंगी, आंसर देखूंगी, एक्सप्लेनेशन खुद भी पढ़ लूंगी और हो जाएगा, तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दो तीन कम से कम पूरा मतलब हमें 2024 तक अगर हमें कवर करने हैं, अभी हमने 23 से स्टार्ट करे हैं, 23 दिसंबर से, तो कम से कम हमें तो लगेंगे 3-4 घंटे, ठीक है। और हो सकता है कि एक ही वीडियो में सब कुछ ना कवर हो पाए, तो मैं आपके लिए 2 या 3 वीडियोस बना दूं एक ही, मतलब इसके लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, है ना। 3-4 घंटे तो मैं भी लगातार नहीं बोलूंगी और फिर इतना स्पेस भी नहीं रहता है ना। सो हम अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 वाला पेपर तो आपको पता है कि लीक हो गया था जो अभी जून में हुआ, लेकिन उसको हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम दिसंबर का कर रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि पूरा टेबल एक साथ दिखे, ठीक है। और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से जूम कर सकते हो। सो एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, एक तरफ उन कीवर्ड्स है और एक तरफ उनकी डेफिनेशन है। तो आप ये देखो और इसकी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार डेफिनेशन पढ़ो और ये देखो। अब हमारा देखते हैं अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, हम देखते हैं यूनिवर्सल सफरेज होता है क्या। राइट टू वोट वाला होता है, राइट टू वोट यहाँ पे कही है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है। तो राइट टू वोट विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय रेस जेंडर बिलीफ, मतलब आपको कोई वोट देने से नहीं रोक सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस जेंडर सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। देन मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो या फिर कैंडिडेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी से जीते, कोई भी इलेक्शन मेजोरिटी से जीता जाए तो वो मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजोरिटी वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन मोस्ट वोट्स विन लिखा आ रहा है कि जो जिसको जो सबसे ज्यादा वोट्स गेन करेगा वो जीतेगा। तो ये होगा हमारा ये वाला ऑप्शन। मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें कैंडिडेट्स या फिर जो पार्टीज है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है। सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट पोलैरिटी सिस्टम क्या होता है। सिंगल मेंबर, देखो यहाँ पे भी सिंगल मेंबर लिखा है और यहाँ पे भी सिंगल मेंबर लिखा है, ठीक है। क्योंकि सिंगल मेंबर है तो मतलब सिंगल वोट से जीतेंगे, ठीक है, सिंगल वोट मिलेगा उनको। ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एक सिंगल वोट देता है फॉर अ कैंडिडेट, मतलब हमारे पास एक वोट होता है एक कैंडिडेट के लिए इन अ सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। देन ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे है, लास्ट ऑप्शन हमारा बचा ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ऑल्टरनेट वोट सिस्टम क्या, फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स प्रेफरेंशियल वोटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेफरेंसेस देते हैं कि हमको ये पर्सन जीतना चाहिए, अगर ये पर्सन ना जीते किसी कंडीशन की वजह से या इसको कम वोट मिले तो सेकंड प्रेफरेंस वाला आपका बंदा जीतेगा। सेकंड प्रेफरेंस वाले को अगर बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया तो आपका जो थर्ड प्रेफरेंस है वो जीतेगा, वैसा। तो प्रेफरेंशियल वोटिंग किसमें होती है, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, मतलब ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास। ऑल्टरनेट से क्या याद रखना है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है किसी अपने कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शन थे, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था। जिसने अगर सोच के, चाहे आपने ऑप्शन ना भी देखे हो, उस टाइम आपने सोचा हो कि अच्छा इसका ये हो सकता है, जब आपने वीडियो पॉज की थी, तो आप इसका मतलब सही जा रहे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये आंसर 1 है और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको साथ साथ समझा दिया है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और 1 करोड़ का ये क्वेश्चन है, राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले तो बता दो कि राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस का थोड़ा सा आइडियोलॉजी क्या होता है। तो अगर सोचना हो तो आप कैसे सोच सकोगे कि यार इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स देख लो, और ऐसे पॉइंट्स देख लो जो कि वेलफेयर स्टेट्स के खिलाफ हो या वेलफेयर स्टेट्स पे डाउट पैदा कर रहे हो, ठीक है। या फिर पॉवर्टी या पुअर के खिलाफ कोई ना कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जा रही हो। वह जो लेफ्ट विंग होंगे वो हमेशा पुअर के फेवर में बात करेंगे, वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका अच्छा तरीका होता है पता लगाने का। अब क्वेश्चन से अगर आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप अपना वीडियो पॉज करो और देखो, मतलब 5 स्टेटमेंट पढ़ लो और फिर देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है और अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। पता लगा लिया आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले टू व्हाट एक्सटेंट आर पुअर पीपल, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो ऐसे हैं, देखो ए बी सी ए डी ई ए सी ई ए बी डी, ऐसे ही ऑप्शन है आपके पास, और आपको अपने हिसाब से 3 ऑप्शन चूज करने हैं कि कौन से 3 स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। अब देखते हैं।
टू व्हाट एक्सटेंट आर पुअर पीपल पुअर बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइसेस एज अपोज टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी चॉइसेस की वजह से गरीब है, ना कि इसकी वजह से कि हम उनको अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये नेगेटिव दिखा रहा है कि पुअर जो है अपनी चॉइसेस की वजह से गरीब होते हैं, ना कि इसकी वजह से कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो अपनी चॉइसेस की वजह से गरीब होते हैं। ठीक है, वही सेम पर्सन को एक चॉइस मिली, दो लोगों को एक ही चॉइस मिली, एक ने वो चॉइस ली, जॉब ली, और एक ने वो जॉब नहीं ली, उसको लगा कि नहीं ये मेरे काम की जॉब नहीं है, तो जिसने ली वो अपनी पॉवर्टी से बाहर आ गया। तो इसमें स्टेट की गलती नहीं है, ऐसा कौन आइडियोलॉजी रखते हैं ऐसे लोग, राइट विंग वाले। ठीक है, तो राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेज जो है वो ये बोलती हैं कि पुअर का, ये थोड़ा देखो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है ना कि पुअर की गलतियों की वजह से वो पुअर है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। दूसरा, आर वी हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ अनइक्वल सर्कमस्टांसेस इफ वी डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द पुअर। अब यहाँ पे गरीबों की हेल्प करने की बात हो रही है। ठीक है, जिनको अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में वो पैदा हुआ है, जैसे बोला जाता है ना कि वुमेन को जरूरत है, या चिल्ड्रंस को, या जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, SC STs हैं, इनको लोग समाज में उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो इनके सर्कमस्टांसेस है वो अनइक्वल है। हमको तो सब सुख सुविधाएं मिली पर इनको नहीं मिली, इनको हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन ही फेस करना पड़ा, तो इसलिए हमें गरीबों में मनी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट जा रहा है, तो ये लेफ्ट विंग का होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ए हो गया। हैज द वेलफेयर स्टेट हेल्प द पुअर ओवरकम देयर डिसएडवांटेज एंड पार्टिसिपेटेड इन सोसाइटी। क्या वेलफेयर स्टेट गरीबों की मदद करती है कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, डिसएडवांटेज की हेल्प करें? तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा, ऑल्दो ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ठीक है, ना ही ये राइट की बात कर रहा है, ना ही लेफ्ट विंग की बात कर रहा है, सिर्फ हेल्प करने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हैज द वेलफेयर स्टेट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंट्स। अब देखो, जो वेलफेयर स्टेट है ना, उसने लोग गरीबों को इतना वेलफेयर दे दिया, इतना काम वेलफेयर दे दिया है कि हमसे पैसा लेकर, अमीरों से पैसे लेकर वो गरीबों में बांटते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, गरीबों में बांटते हैं। अब गरीबों को सारी सुख सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बाकी जगहें हैं, लंगर वगैरह लगते हैं, तो गरीबों को वहाँ पे फ्री में सब मिलता है, खाना भी, और गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स भी होती है गरीबों के लिए। ठीक है, अब मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बता रही हूँ, ये जो स्टेटमेंट है वो समझा रही हूँ, तो ये मत समझना कि मैम तो गरीबों के खिलाफ बात कर रही है कि उनको कोई सुख सुविधा नहीं देनी चाहिए या स्कीम नहीं देनी चाहिए, नो, देनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर जो वेलफेयर स्टेट होता है ना, जो वो गरीबों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है, ठीक है, वो अपने ऊपर उनको निर्भर करा लेता है, और जब गरीबों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो वो मेहनत क्यों ही करेंगे, उन्हें पता है कि ये स्कीम चल रही है, यहाँ पे हमें खाना फ्री में मिल जाएगा, और यहाँ से हमें कुछ जो वैसे भी टैक्स का पैसा सरकार हमारे ऊपर खर्च करेगी, हमें घर पर वो जो घर है या जो अपार्टमेंट्स वगैरह आजकल गरीबों को मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL का पास मिलता है, राशन फ्री में मिलता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं और हम वेलफेयर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम कौन, गरीब। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपको नेगेटिव लगा, ऑब्वियसली लगा होगा, है ना, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेस का है। तो डी हो गया, ए हो गया और डी हो गया। अब ई देखते हैं, आर द सोर्सेज ऑफ सोशल इल्स। तो सोशल इल्स है यानी कि सोशल इवल्स है समाज में, जैसे गरीबी, घरों का ना होना लोगों के पास, होमलेस है लोग, ठीक है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, बच्चे जो हैं गरीब बच्चे वो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता देने के लिए, एंड और भी काफी सारी चीजें। ठीक है, द स्टेट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व देम व्हाइल जनरली फेल। लेकिन जब स्टेट इन सब की हेल्प करने की कोशिश करता है ना कि इन सब प्रॉब्लम्स को चलो सॉल्व करते हैं, तो जो स्टेट है वो फेल हो जाता है, और जब वो स्टेट फेल हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है। तो ये भी देखो आप नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, राइट, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए डी और ई। ए डी का है हमारा ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, लेकिन अगली बार से जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ये ADE और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी ना यहाँ पे, वो सारी यहाँ पे आपको इस PDF में मिल जाएंगी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 108वां संशोधन बिल 2008 के बारे में क्या चीजें करेक्ट हैं आपको बताना है। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है सी ओनली। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो अगर मैं थोड़ा और नीचे करूंगी तो ये भी मिट जाएगा। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट शैल बी फॉर वुमेन शैल बी सीज टू एग्जिट एग्जिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट लिख दिया है यहाँ पे शायद, seems to exist 15 years after the commencement of this bill। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 108th अमेंडमेंट बिल जो था उसके तहत जो SC वुमेन्स है,
ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट की वुमेन्स हैं उनके लिए सीट रिजर्वेशन किया जाएगा, पर आने वाले सिर्फ 15 सालों के लिए। 15 सालों बाद ये जो बिल है वो अमान्य हो जाएगा और वुमेन का रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, लेकिन आने वाले 15 सालों में हम ऐसे कोशिश करेंगे कि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी हो जाए कि उनको रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो 15 सालों तक वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा, किसके लिए, एससी के लिए। क्या ऐसा 108वें संशोधन बिल में बोला गया था कि नहीं? तो यस, बोला गया था। बी, it seeks to reserve one third of all the seats for women in the Lok Sabha only. C, one third of the total number of seats reserved for scheduled caste shall be preserved for women of this group in the legislative assembly only. इसमें लिखा है सिर्फ लोकसभा में होगी। इसमें लिखा है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से, यहाँ पे स्पेशली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, यानी कि विधानसभा की बात हो रही है, या फिर हो सकता है यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही हो। कुछ यहाँ पे ऐसे स्टेट वर्ड तो मेंशन नहीं है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज लिखा हुआ है बस। अरे हाँ, मजाक कर रही हूँ, विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हो, उसको विधानसभा ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो सिर्फ क्या वहीं पे ओनली वाला, ओनली वाला, ये गलत। अभी क्यों गलत है पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। ऑप्शन नंबर डी सही है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया कि रिजर्व सीट्स जो है 108वें संशोधन बिल की जगह, जो 108वां संशोधन बिल आया था उसमें रिजर्व सीट्स को अलॉट किया गया था कि हर साल सीट्स का रोटेशन होगा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरीज में भी। अब इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो ऑप्शन 3 ये था, हमने ये बात पढ़ लिया कि 15 साल के लिए रहेगा, ये 2008 वाले बिल में कहा गया था। अब ये देख लो 108 2008, तो 2018 तक के लिए हुआ था, मतलब आने वाले 10 साल तक के लिए उस टाइम पे। फिर बाद में दोबारा एक्सटेंड कर दी गई थी ऑब्वियसली। तो लोकसभा के लिए तो नहीं था, यहाँ पे लिखा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बिल है वो बात करता है 1/3 ऑफ द सीट्स इन द बोथ लोकसभा एंड विधानसभा, नॉट जस्ट द लोकसभा। समझ गए कि इस बिल में क्या बोला गया था कि 1/3 सीट्स होंगी वुमेन के लिए, सिर्फ लोकसभा में नहीं, लोकसभा के साथ किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारी विधानसभा में भी वुमेन्स के लिए सीट्स 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी। सी ऑप्शन क्या था, 1/3 सीट्स जो है रिजर्व होंगी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, तो अभी हमने पढ़ लिया सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लोकसभा में भी। तो ये दोनों ही लिखा हुआ था, मतलब ऊपर नीचे था, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं थी बेसिकली। ठीक है, अब समझ आ गया क्यों गलत थी। और ई ऑप्शन, डी ऑप्शन तो हमने देख ही लिया, बाय रोटेशन होगा, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिल अलाउड फॉर द रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट्स अमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट और यूटी टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ओवर टाइम। ठीक है, सो ये डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अभी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप समझ लो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, मेरे को ऑप्शन दिखाने ही नहीं है, आप बस अपने कॉपी पेन लेकर बैठो और सोचो कि किसका किससे मैच करना है। मतलब जिसका अगर आपको एक दो भी पता है ना, तो एक दो आप मैच करके सोच लो तो अपने दिमाग में, और फिर बाकी दो तो हम एलिमिनेट करके निकाल भी लेंगे, है ना। तो जिसका पता है, और आपको पता है मैंने सीपी भामरी कराया है, अतुल कोहली, रजनी कोठारी, ये सब मैंने ये दोनों नहीं कराया क्योंकि इनसे तो एक दो बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये तीनों मैंने आपको डिटेल में कराया अपनी प्ले में। तो आपको इन सब की बुक्स तो पता होनी चाहिए। ठीक है, बताओ, देखो सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसकी थी। अगर आपने अतुल कोहली की मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो विराट कोहली है वो बात करते हैं हमारे इंडिया के सक्सेसफुल होने की, और वो आईपीएल जीत जाते हैं, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, उनको सक्सेस मिल जाती है ना। ये हमारा हो गया ए का 2। ये मैंने कहानी याद कराई थी, जिसने नहीं सुना आपको नहीं समझ आएगा, जिसने सुनी है उसको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और रजनी कोठारी की तो फेमस बुक है, इनको मैंने रजनीकांत से याद कराया था, और आपको एक कहानी भी याद कराई थी। तो कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स किसकी हो गई, रजनी कोठारी यानी कि रजनीकांत की। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया याद आया, मैंने आपको सबसे पहले पूरा मैंने थंबनेल में ही डाला था, सीपी भामरी हमने पढ़ा था, राइट। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 से 1991, तो सीपी भामरी की ये किताब है। ठीक है, जो हम चैप्टर का नाम, ये देखो चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, और हमें यही नहीं पता ये बुक जो है वो किसने लिखी है, वो तो सीपी भामरी ने लिखी है, याद रखना आपसे। और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो एमए वगैरह में अगर आपने बुक ये पढ़ी होगी, प्रताप भानु मेहता और निर्जा जयाल की ये बुक है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ट्रिक यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, आप वहाँ वीडियोस में देख सकते हो। बस ये आपके जो कंपेनियन है, कंपेनियन मतलब दो लोग होते हैं, तो कंपेनियन में दो लोग आते हैं ना, तो ऐसे मतलब कि दो लोग आ रहे हैं, इसमें निर्जा जयाल आ रहे हैं और प्रताप भानु मेहता आ रहे हैं, तो जयाल और मेहता साहब, तारक मेहता वाले मेहता, ऐसे याद कर लो कि ये दोनों कंपेनियन है। और जयाल मतलब जेठालाल, याद हो गया अब तो, जेठालाल और मेहता साहब क्या हैं, वो अच्छे कंपेनियन है, अच्छे दोस्त हैं, है ना। तो निर्जा जयाल और पीएम पीबी मेहता, यानी कि प्रताप भानु मेहता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैंने आपके सामने सामने मैच करा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो हमने बात करी, इसके लिए मैंने अलग से टेबल भी बनाया था। देन अब बात करते हैं, फाइंड द करेक्ट वन विद
regard to Atul Kohli distinction between pro market and pro business। अब अतुल कोहली का वीडियो पढ़ा होगा ना, मतलब अगर आपने सुना होगा तो आप ये पता कर लोगे कि ये जो अतुल कोहली में विराट कोहली थे प्रो थे क्रिकेट में एकदम, मैंने बताया भी था कि जो प्रो जैसे वर्ड है वो याद होने चाहिए। अब आपको सबसे पहली बात तो प्रो मार्केट प्रो बिजनेस स्टेट जो कीवर्ड्स हैं वो पता होना चाहिए कि वो अतुल कोहली से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन याद रख लो, आंसर मतलब हो सकता है कि कभी ये वाला पूछे। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि प्रो बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, प्रो मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो अब आपको बताना है ए 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, पॉज करो और सोचो। सो देखते हैं। प्रो बिजनेस स्ट्रेटेजी मेनली सपोर्ट्स प्रोड्यूसर्स। तो प्रो बिजनेस जो स्ट्रैटेजी होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये सही है। और ऑब्वियसली वो न्यू एंट्रेंट्स और कंज्यूमर्स को कौन सपोर्ट करता है, जो नए मतलब जो नए वर्कर्स आते हैं या जो कंज्यूमर क्लास होती है उसको कौन सपोर्ट करेगा, उसको मार्केट सपोर्ट करेगी। तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे प्रो मार्केट होता तो सही होता, और यहाँ पे देखो प्रो मार्केट यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रो मार्केट स्ट्रैटेजी किसको सपोर्ट करती है, न्यू एंट्रेंट्स, कि उनके कौन से न्यू एंट्रेंट्स मतलब कि जो सामने वाले और कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं सेम ब्रांड के, और कंज्यूमर्स, तो उनका प्रो मार्केट स्टैंड होता है। तो ए और डी सही हो गया, और बी और सी एकदम उसका उल्टा लिखा हुआ था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी है, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स है, तो दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा ना। तो ए और डी विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करती है, और प्रो मार्केट स्ट्रैटेजी जो है वो कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये गलत यहाँ पे हमने गलत बता भी दिया कि क्यों गलत था, और अभी मैंने आपको वैसे भी बता दिया। थोड़ा सा और डिटेल में अगर पढ़े तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि वही सब बातें रिपीटेड लिखी हुई हैं। बस प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो फेवर करती है एग्जिस्टिंग बिजनेस को। ठीक है, जो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है उसको, बिजनेस है ना तो बिजनेस को ही फेवर करेगा। कैसे फेवर करेगा, उनको एडवांटेजेस प्रोवाइड करके। कैसे एडवांटेजेस, सब्सिडी देना, टैक्स पे छूट देना, रेगुलेटरी सपोर्ट देना। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट की मदद से हम बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी। और ये न्यू एंटर्स और कंज्यूमर को नहीं सपोर्ट करती, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रो बिजनेस स्ट्रैटेजी। वही थोड़ा सा बात मैंने ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाल दिया, लेकिन समझाने के पर्पज से इतना काफी है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो न्यू एंट्रेंट्स और कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती है। क्यों, क्योंकि इसमें हम जो प्रो मार्केट इंटरवेंशन होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, प्रो मार्केट इंटरवेंशन इसलिए किए जाते हैं ताकि हम लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर सके सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। कि मतलब जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, जैसे मैं कि ए ब्रांड मैं बना रही हूँ और ए ब्रांड कोई और भी बना रहा है, जैसे टेबल का कोई ब्रांड है मैं बना रही हूँ और वही सेम और कोई टेबल और कोई बना रहा है किसी और ब्रांड से, तो वो हमारे कंपिटिटर हो गया। तब प्रो मार्केट स्ट्रेटेजी क्या करती है कि सबको आने का मौका मिलना चाहिए मार्केट में, फिर जो कंज्यूमर्स को पसंद आएगा वो खरीदेंगे। ठीक है, अब किसी को आप आने से तो नहीं रोक सकते ना कि तुम नहीं बेचोगे, हम बेच रहे हैं ऑलरेडी ये टेबल, तो टेबल बना तो और कोई भी सकता है, और अपनी कंपनी के नाम से और कोई भी बेच सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर्स। तो न्यू एंट्रेंट्स मतलब एंटर करने की पावर मार्केट में सबको है, और कंज्यूमर डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, न्यू एंट्रेंट्स होने चाहिए, एंड फोकस और इनहेंसिंग कंज्यूमर वेलफेयर। और सबका एक ही मकसद होगा कि कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना और एफिशिएंसी को भी बढ़ाना। यहाँ पे कंपटीशन यानी कि हेल्दी कंपटीशन रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अतुल कोहली ने बोली है, तो अतुल कोहली का प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट स्ट्रेटेजी याद रखनी है आपको। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए। एक्सट्रीमली फेडरल, क्वासी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरल। तो ये तो मैंने आपको पिछले अपनी एक वीडियो में याद कराया था, जब मैंने आपको शायद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स याद करा रही थी आई गेस, तो उसकी बुक में ये मेंशन थे, मैंने आपको बताया भी था कि ये पढ़ लेना। तो आपको बताओ किसका क्या आंसर होना चाहिए, मैंने ऑप्शन भी दिखा दिए इस बार। ठीक है, चलो पहले तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। केसी वेहरे मैंने आपको याद कराया था कौसी से, तो कौसी और केसी एक जैसा साउंड कर रहा है, राइट, कौसी केसी कौसी केसी कौसी, है ना। तो कौसी फेडरल हो गया हमारा ये। तो बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अरे बाप रे। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा। पॉल एप्पल बाय का क्या मैंने ट्रिक याद कराया था कि जो एप्पल का जो फोन होता है, आईफोन आप लेते हो एप्पल का, ठीक है, वो एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कॉस्टली होता है वो फोन। ठीक है, इतना महंगा फोन आता है एप्पल का। तो एक्सट्रीमली फेडरल किसका हो गया हमारा, ये हो गया पॉल एप्पल बाय का, तो ए का 4। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे, 2 और 4। अब सी और डी देखते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसका है, ऑब्वियसली मॉरिस जॉन्स का। मॉरिस जॉन्स की भी मैंने आपको कहानी याद कराई थी, राइट। वो बार्गेन करते हैं और ऐसे ऐसे करके मैंने सब कुछ याद कराया था कि तो निक जोन्स वगैरह से, याद आया, प्रियंका चोपड़ा के पति बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देन ग्रैनवेल ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ग्रैनवेल ऑस्टिन का तो फेमस है ही, और बल्कि कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन इनकी फेमस बुक है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की उन्होंने बात की थी, काफी सारे इन्होंने अपने जो कोर्स दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की कांग्रेस
कांग्रेस इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज कांग्रेस, ऐसे कुछ करके एक कोट था, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये हमने पढ़ा था 2017 के पेपर में। तो ये हो गया, ठीक है, शायद हाँ 2017 के पेपर में ही याद कराया था मेरे को, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स याद आ गया, उसी पेपर में ये रिपीटेड है, ठीक है ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है पीडीएफ में नीचे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओप्स, यहाँ पे तो आंसर ही दिख गया, चलो कोई बात नहीं, हम याद कर लेते हैं एटलीस्ट। नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का की एलिमेंट क्या नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दर्शाता है, रिकॉल भी और इनिशिएटिव भी, तो ये तीनों ही क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं, लेकिन फिलिबस्टरिंग इसका एलिमेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम मतलब द इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। कोई आपके सामने, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, आपके सामने सारे लोग बैठे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, या उस विलेज के, और आप उनसे वोट डालने के लिए बोल रहे हो। उनके आपने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, या पीस ऑफ लेजिस्लेशन या कोई लॉ रखा कि हमने ये लॉ बनाया है, बताओ सारे वोट दो इस पे कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जिसको एक्सेप्ट करना है हाथ उठाओ, और जिसको नहीं करना वो हाथ नीचे रखेगा, ठीक है। तो ऐसे वोटिंग हो गई, ठीक है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बता रही हूँ, चिट्ठी से होगी, या कोई भी मेथड अपना सकते हैं, मैंने तो ऐसे एग्जांपल दिया। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ रेफरेंडम, इट अलाउज सिटीजंस टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। स्पेशली ये वहां होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो, विलेजेस वगैरह में, हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। रिकॉल भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेथड है, जिसमें वोटर्स होते हैं कैन रिमूव एन इलेक्टेड ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस। जो ऑलरेडी इलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उसको हम अपने ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। अगर उसने कोई भी बदतमीजी करी तो उसको इलेक्शन में अगर वो जीता भी है तो उससे निकाल देंगे वोटर्स, खुद ही बाहर फेंक देंगे कि भाई ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके टर्म खत्म होने से पहले ही, जैसे ये 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, 5 साल से पहले ही हमें पसंद नहीं आ रहा तो इसको निकालो भाई, खत्म करो। इट अलाउज सिटीजंस टू इनिशिएट द रिमूवल ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस उसको अच्छी नहीं लग रही, उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, करप्शन ज्यादा करना है, तो हटाओ। और वो हटाएगा कौन, वोटर्स खुद ही हटाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले वो जो पार्लियामेंट में जाएंगे फिर वहां के एमपीज को बोलेंगे, एमपी वहां पे प्रोसीजर करेगा, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो वोटर है वही जिसने वोट किया वही उसको हटा सकता है। तो रिकॉल यानी कि दोबारा से बुलाओ, ठीक है, हमने वोटिंग दे दी, अब दोबारा से होगी वोटिंग, क्यों, रिकॉल, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिलिबस्टरिंग, फिलिबस्टरिंग क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, आप पढ़ते हैं। फिलिबस्टरिंग एक ऐसी टेक्टिक होती है जिसमें, यानी कि एक टेक्टिक्स को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, प्रैक्टिस बोलो, षड्यंत्र, या फिर इसको अगर बोला जाए युक्ति बोल सकते हो, स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज में यूज होती है। स्पेशली जो फिलिबस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है अगर हम देखें तो यूएस सेनेट में यूज होता है, ठीक है। तो यूएस सेनेट यानी कि यूएस की जो पार्लियामेंट है वहां पे यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी मुद्दे को हमें डिले करना है या रोकना है, प्रिवेंट करना है उस पर वोट देने से, तो ये फिलिबस्टरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि इस मुद्दे पे आके बात ही ना हो या वोटिंग जो है डिले हो जाए। तो फिलिबस्टरिंग यूज होता है, पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये पार्ट है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमने इलेक्ट करके भेजे हैं पार्लियामेंट में वो हमारे लिए मुद्दे रखते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनिशिएटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, इसमें सिटीजन्स जो है लेजिस्लेशन यानी कि लॉज को प्रपोज कर सकते हैं, क्या क्या, कोई अगर प्रस्ताव है, कोई अगर मुद्दा है या कोई लॉ को बनाना है, ठीक है, कानून, तो वो सिटीजन्स खुद रख सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएटिव क्या हो गया ना, इनिशिएट करना, ठीक है। तो इनिशिएट कर रहे हो आपको इस खुद सामने से कोई लॉ या लेजिस्लेशन या किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी डायरेक्टली आप प्रस्ताव रख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें इसमें अमेंडमेंट चाहिए। और कैसे, लेजिस्लेटिव बॉडी को बाईपास करके। लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, यानी कि जैसे हमारे केस में पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो उसको जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ के सिटीजन्स डायरेक्टली जाके लॉ प्रपोज कर सकते हैं और अमेंडमेंट के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आर कलेक्टेड एंड सपोर्टेड ऑफ द प्रपोजल, इट इज प्लेस्ड ऑन द बैलेट फॉर अ डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट। जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज में क्या होता था कि अगर आपको कोई कंप्लेंट होती थी तो सब बच्चों का नाम लिख के बोला जाता था कि यार चलो मेरे को ये कंप्लेंट है, तेरे को भी कंप्लेंट है, चल सब इस पे साइन कर देते हैं। और साइन करके हम अपने टीचर को दे देते थे, ठीक है, कि अब इस पे मैम वोटिंग करा दो, इतने बच्चे इसके फेवर में है, इन सब बच्चों ने साइन करा है और ये मुद्दा है, लाइब्रेरी का मुद्दा है, मान लो कोई लाइब्रेरी खोल नहीं रहे हैं और हम इसके समर्थन में है। तो एक बच्चे का साइन तो अच्छा नहीं लगेगा, सारी क्लास साइन करेगी उस पर और वो प्रस्ताव रखेगी, फिर उस पर डायरेक्ट वोटिंग होगी। तो वैसा ही ये इनिशिएटिव का प्रोसेस होता है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार छोटा सा लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है,
ठीक है, ताकि मेरे को ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा कि चलो बच्चों ने लाइक किया तो मेरे को इसके आगे और वीडियो भी बनानी है यूनिट वाइज पीवाईक्यू की, कि उनको अच्छा लग रहा है। और अगर नहीं लग रहा है तो अगर आपके पास ऑलरेडी पीवाईक्यूज है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस करो, फिर क्यों मैं मेहनत करूंगी कि पूरा समझाऊं, चारों एक्सप्लेन करूं, है ना। तो कंफ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल। ठीक है, तो सोसाइटी में जो कंफ्लिक्ट होते हैं और जो पॉलिटिक्स में जो कंफ्लिक्ट होते हैं वो उनको हम रोक नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो होने ही होने हैं। ये इनएविटेबल का मतलब होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि भाई हिंदी मीडियम के अगर मैं क्वेश्चन नहीं ला पाई क्योंकि मेरा इतना हिंदी का अच्छा नहीं है प्रैक्टिस, ठीक है, मैं नहीं ट्रांसलेट कर पाती हूँ। और फिर अगर हिंदी ट्रांसलेटर का भी यूज करे तो वो गलत सलत ट्रांसलेट कर देता है कुछ कुछ वर्ड्स, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मेरा इंग्लिश मीडियम है लेकिन मैं आपको हिंदी में तो समझा सकती हूँ। मैं कुछ जैसे वर्ड्स होते हैं मैं गूगल में उसका हिंदी मीनिंग सर्च कर सकती हूँ। राइट, द यूसेज ऑफ वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस। अब ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर हम कन्फ्लिक्ट में, कन्फ्लिक्ट तो सबको पता है ना, लड़ाई वड़ाई होती है, वायलेंस होता है, तो अगर हम कन्फ्लिक्ट जब अगर हमारे में मन मुटाव होते हैं अगर उसमें हम वायलेंस का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस। तो क्या आप वायलेंस को, हिंसा को क्या आप प्रोटेस्ट करके रोक सकते हो? नहीं। तो देन नॉन वायलेंट एक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेथड्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आपके अगली बार पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से 3 मेथड है जो नॉन वायलेंट एक्शन को दर्शाते हैं। तो पहले तो देखो ये जो 3 मेथड है वो सही है कि नहीं। प्रोटेस्ट एंड परसुएशन, प्रोटेस्ट करना, और परसुएड मतलब क्या होता है, कन्विंस करना लोगों को, ठीक है, बातचीत करके। नॉन कॉपरेशन, किसी आपको कॉपरेट नहीं करना उसके साथ, छोड़ दो, नहीं करना हमें कॉपरेट, ठीक है, लेकिन आपका वो भी एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, उन्होंने उस पर कोई हिंसा नहीं की थी, बस कॉपरेट करना छोड़ दिया था। नॉन वायलेंट इंटरवेंशन, ठीक है, किसी में आप इंटरवेन कर रहे हो, इंटरवीन करना होता है मतलब किसी में घुसना, घुसना मतलब कि कोई चीज में आप अंदर एंटर कर रहे हो। इंटरवेंशन का हिंदी तो नहीं पता सही से, पर ठीक है, नॉन वायलेंट इंटरवेंशन, ठीक है, बिना हिंसा हिंसा फैलाए आप उस काम में कूद पड़ रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए, मेडिएटर का रोल बेसिकली। और डी ऑप्शन कहता है यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड इज अ गारंटी ऑफ सक्सेस। और अगर आप हमेशा अहिंसा के राह पे चलते हो तो इसका मतलब आपको पूरी पूरी गारंटी है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बताओ कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा नहीं। सो आप खुद ही सोचो, ए तो सही है, मैंने आपको इन सब के मीनिंग समझा दिया, अब दोबारा नहीं बोलूंगी, ए बी और सी सही है। डी देखो कैसे सही नहीं है, क्योंकि वो क्या, अगर सिर्फ अहिंसा ही सक्सेसफुल होने का कारण है क्या, गारंटी देता है क्या, जब आप अहिंसा रखोगे तो आपको गारंटी है कि सक्सेसफुल हो ही जाओगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि जो हमेशा बोल रहे हैं कि हमेशा सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ए और बी और सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दी है, एक्सप्लेनेशन ए बी सी सबकी एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, वही जो मैंने समझाया वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, the transformation of India's economy has not been as dramatic as that of post-communist countries in Eastern Europe. तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से ईस्टर्न यूरोप में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसी प्रकार से इंडिया में भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रकार से नहीं हुआ है, नॉट लिखा है ना। तो जिस तरीके से एकदम से ईस्टर्न यूरोप में उछाल आया, उसकी इकोनॉमी में उछाल आया, उस तरीके से इंडिया में उस तरीके से वो उछाल नहीं देखने को मिला। तो ये सही है क्योंकि यूरोप, हम ईस्टर्न यूरोप हमसे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप था तो उसकी इकोनॉमी ज्यादा ड्रामेटिकली ग्रो हुई, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज की स्पेशली। तो ये वन स्टेटमेंट सही है। और इंडिया का जो ग्रोथ रेट था और जो चाइना का ग्रोथ रेट था वो उतना ही था, सेम सेम था, ऐसा ये बोल रहा है। तो आप सोचो चाइना तो हमसे कितना आगे थी, उस टाइम पे डेवलप थी 2010 की अगर हम बात करें, तो चाइना का ग्रोथ रेट और इंडिया का ग्रोथ रेट अगर हम कॉमन सेंस की भी बात करें तो वो इक्वल हो सकता है क्या, एक से ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। चाहे हमें नहीं पता है परसेंटेज में, हमें नहीं पता कितना था, पर हम थोड़ा लॉजिक लगाए तो नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा 3, 1 करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट। वैसे तो मुझे पता है, आंसर देख लिया होगा कुछ लोगों ने, गलती से मैंने पीडीएफ नीचे कर दिया था। सो ये हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन भी जो मैंने बताया, बिकॉज दिस इज जनरल टू एज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वेंट थ्रू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ट्रांजिशंस आए थे पोस्ट कम्युनिस्ट एरा में, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में बदलाव देखने को मिले थे, पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे नहीं था, और इसका ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया इज नॉट इंटायरली एक्यूरेट, क्योंकि इंडिया डिड एक्सपीरियंस नोटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इक्वली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ था, कि जितना चाइना का हुआ उतना हमारा नहीं हुआ था। बात करना भिखू पारेख का कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, भिखू पारेख का ह्यूमन नेचर के बारे में क्वेश्चन है, जिससे प्रीवियस ईयर सॉल्व करे उसको पता होगा, लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन कभी सही से नहीं पढ़ी होगी शायद। तो आपको देखो,
मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ। अब बताओ इनमें से कौन सी ऐसी 3 स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक है, करेक्ट है। तो चारों पांचों स्टेटमेंट पढ़ लो पॉज करके और फिर बताना, ठीक है। और ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी आप एक बार पढ़ लो, ABC BCD ABD और DEB, ठीक है। तो पूरा एक साथ तो नहीं आएगा, अगर जूम आउट करूंगी तो छोटा छोटा दिखेगा, राइट। तो अभी हम ऐसे देख लेते हैं। सो ऑल रेफरेंसेस टू ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू द स्ट्रिक्टेस्ट scrutiny and viewed with a healthy dose of skepticism। skepticism क्या होता है? डाउट, ठीक है। डाउट के नजरिए से देखना, डाउट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हाँ, शक की नजरिए से देखना, है ना। तो all references to human nature should be subjected to the strictest scrutiny and viewed with a healthy dose of skepticism। तो ह्यूमन नेचर को जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं? डाउट के नजरिए से देखते हैं, शक के नजरिए से देखते हैं, स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी उसमें फॉलो करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है भिक्खू पारेख के अकॉर्डिंग सही है। अब आपने आंसर सोच लिया होगा, मैं आंसर बता रही हूँ, ए ऑप्शन सही है। ह्यूमन बींग्स आर कल्चरली इम्बेडेड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अपने कल्चर को के प्रति बहुत सक्षम होते हैं, अपने कल्चर को लेकर बहुत, मतलब एक तरीके से उनमें इनबिल्ट कल्चर होता है। इन दिस सेंस दे आर बॉर्न इनटू एंड रेज्ड इन एंड डीपली शेयर्ड बाय देयर कल्चर कम्युनिटीज। और भिक्खू पारेख जो है ये कहते हैं कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स का अपने कल्चर से बहुत जुड़ाव होता है, इसलिए उनके जो ह्यूमन बिहेवियर है कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल कम्युनिटीज से शेप्ड होता है, डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कहाँ से है। आपको पता है भिक्खू पारेख का मल्टीकल्चरलिज्म में हम पढ़ते हैं उनको, है ना। जैसे आपको याद होगा रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, याद आई बुक का नाम, है ना। अब इसका सबटाइटल क्या है वो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो मैंने आधी बुक बता दी, आधी बुक का नाम आप बता देना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन भी सही हो गया, क्योंकि वो बोलते हैं ऑब्वियसली कल्चरली इम्बेडेड होते हैं ना। हम खुद भी सोचो अगर कॉमन सेंस के बेसिस पे भी जो हमारा बिहेवियर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का प्रभाव हमारे बिहेवियर पे पड़ता ही पड़ता है। जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, जिस जगह पे हम पले बड़े हैं, उस जगह का प्रभाव हम पे पड़ता है, ठीक है। और ह्यूमन नेचर में भी हर लोगों में डाउटनेस तो होती है, स्केप्टिसिज्म होता है, हर नजरिया चीजों को देखने का, ठीक है। तो हमें डाउट होता है, तो ऐसा भिक्खू पारेख ने बोला है। अब अगर आपको नहीं पता था तो याद रख लेना ये 2 पॉइंट। रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स बिहेव मोर और लेस इन अ यूनिफॉर्म मैनर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मैटर्स। तो ये बोलते हैं कि कल्चर कोई भी हो, सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है ना मोर और लेस एक जैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये सही बात है, सोचो खुद दिमाग लगा के, नहीं ना। अब सारे सबका कल्चर अलग है तो सबका बिहेवियर भी तो अलग होगा। इसमें लिखा है कि नहीं, सबका बिहेवियर एक जैसा ही होता है जब भी क्रिटिकल मैटर्स की बात आती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर का प्रभाव हम पे पड़ता है, इसलिए हमारा जो बिहेव करने का जो मैनर है वो हर टाइम अलग अलग होता है। तो सी गलत हो गया। डी, although skin color, gender, height and other physical features are universally shared, ठीक है, they are all differently conceptualized and acquire different meaning and significance in different societies। इसमें बोल रहे हैं कि जो स्किन कलर है, जेंडर है, हमारी हाइट है या हमारे जो फिजिकल फीचर्स है वो हर जगह एक समान होते हैं ऑलमोस्ट। और लेकिन इनको अलग अलग हर जगह पे हर सोसाइटी जो है अलग अलग तरीके से देखती है, उसका अलग अलग मीनिंग प्रिडिक्ट करती है। तो ये सही बात है ना। देखो अगर आपका यहाँ अगर इंडिया में कोई ब्लैक पीपल पैदा हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा देखा जाता है ना कि ब्राउन स्किन को थोड़ा अच्छा माना जाता है, ब्लैक स्किन बहुत काले लोग हैं तो उनको बुरा माना जाता है। वैसे साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनको तो बुरा नहीं माना जाता, उनको बोलते हैं कि हाँ ब्लैक है मतलब बहुत अच्छे हैं, है ना। या फिर अफ्रीका में जहाँ पे सारे लोग काले होते हैं। तो हर जगह पे स्किन कलर को देखने का कंटेक्स्ट जो है, जेंडर में यहाँ पे बहुत भेदभाव होता है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे जेंडर में इक्वल समानता है, जैसे अमेरिका में जेंडर में सेम रहता है। कई कई जगह पे हाइट काफी ज्यादा लोगों की बड़ी होती है, तो लंबे लंबे लोग ही पैदा होते हैं ज्यादातर अफ्रीका के अगर देखें तो, ठीक है। और यहाँ पे हर तरीके के लोग आपको दिखेंगे, छोटे बड़े हर तरीके के। तो ये बोलते हैं कि ये जो फीचर्स है ना ये तो हर जगह है, स्किन कलर, जेंडर, हाइट, फिजिकल फीचर्स तो हर जगह ही होते हैं, बस कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे कम होते हैं, और इनको देखने का नजरिया हर सोसाइटी में अलग होता है। तो ये भी कॉमन सेंस के बेसिस पे भी देखें। अगर आपको ये नहीं भी पता है ये भिक्खू पारेख ने बोला है कि नहीं, तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी देख सोचो और आप पारेख की जगह अपने आप को रख के देखो तो सही है। तो ए बी और डी सही। ई ऑप्शन कहता है कि जो स्किन कलर है वो एक मेटाफिजिकल मीनिंग है, उसका बहुत डीप मेटाफिजिकल मीनिंग है और एक बेसिस है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, एक नींव है किस चीज की? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड स्टेटस इन ऑल सोसाइटीज। तो ये खुद सोचो कि स्किन कलर ये डिफाइन करेगा कि आपके पास क्या पावर होगी, आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा, वो स्किन कलर पे डिपेंड करता है क्या? कुछ हद तक डिपेंड करता होगा, 1% या 10% डिपेंड करता होगा, लेकिन ये तो बेसिस ही लिख दिया। बेसिस कितना बड़ा वर्ड है, फाउंडेशन ही है पावर और स्टेटस की ये चीज। तो ये भी गलत होगा, ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, देखते हैं, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर 3 लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। सही हो गया। यहाँ पे मैंने आपको सारी स्टेटमेंट भी समझा दी, एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हो।
ठीक है, पॉज कर लो या जैसे भी, और पीडीएफ मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये हो गया अंडरस्कोर्स, ये डी ऑप्शन ई, स्किन कलर जो है एक डीप मेटाफिजिकल मीनिंग देता है, एंड मेड द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये मैंने समझाया और यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है। ठीक है, सो चलते हो पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। आप देखो दिसंबर के क्वेश्चन खत्म, अब जून के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो हमें 40 मिनट, ऑलमोस्ट 40 मिनट तो किसमें लग गए, 2023 के दिसंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आपने सॉल्व कितने बारी किए होंगे, पर इस तरीके से सॉल्व नहीं किया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं पढ़ी होगी सब कुछ, तो मैंने वैसे याद कराया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम भी बहुत हेक्टिक है, बस क्वेश्चन कराओ और आंसर कराओ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि नहीं सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी फिर, ठीक है, और फिर वो हमारा जल्दी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ज्यादा मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि हर चीज कवर हो सके, बाकी आपकी मर्जी। तो कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के नीचे जैसा कमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 2023 के सिर्फ आज कराऊं, क्योंकि 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जून जून के अभी हम खत्म कर लेते हैं, और जब 2022 के क्वेश्चन शुरू होंगे, हम उल्टा चल रहे हैं क्योंकि, तो 2022 के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये मेरा इसलिए भी है, पहले मैंने सोचा था एक ही लेक्चर में सारे करा दूं कि 3-4 घंटे का एक लंबा वीडियो बनाऊं मैराथन टाइप, पर अब मैं इसलिए भी नहीं करा रही कि देखती हूँ कि पहले इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, आपको ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो मेरी भी मेहनत वेस्ट और आपका भी मेहनत वेस्ट, कि कोई देख भी नहीं रहा और उनको इतना लंबा वीडियो अच्छे भी नहीं लग रहे, तो मेरे को अपनी ऑडियंस के हिसाब से चलना है। तो अब पहली बात है रानी गेडिनल्यू, गेडिनल्यू, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो, गेडिनल्यू है, रानी गेडिनल्यू, ये इसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी इनके बारे में, जून का पेपर है। तो शी बिलोंग टू रोंगमी ट्राइब, शी वाज एसोसिएटेड विद हेरेक्का मूवमेंट, शी प्रीच गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स को मानती थी, हेरेक्का मूवमेंट से बिलोंग करती थी, ये रोंगमी ट्राइब से बिलोंग करती थी, और वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज की थी, ठीक है। तब आपको बताना है कि क्या करेक्ट है, ये 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ABCD। तो सारे ही सही हैं, ठीक है। वो गांधी जी में मानती थी, गांधी के प्रिंसिपल्स में, हेरेक्का मूवमेंट से बिलोंग करती थी, रोंगमी ट्राइब से बिलोंग करती थी, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक यूज की थी, जो छुपके वॉरफेयर करते हैं ना, वो वाला। तो ये रहा उनका एक्सप्लेनेशन। रानी गेडलू रोंगमी ट्राइब से थी, नागा ट्राइब जो की है एक, ठीक है। तो ये नागा ट्राइब में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और, ठीक है। और ये किसके, नागा ट्राइब्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, मणिपुर, असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड, असम, मणिपुर की ये ट्राइब्स होती है, वहाँ की ये लीडर थी एक तरीके से बोला जाए तो। और इन्होंने रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन, गैडलियो इंट्रोडक्शन टू रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाज एट एज ऑफ 13। तो 13 साल की उम्र में ही ये अब रेवोल्यूशन करने चल पड़ी थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने चल पड़ी थी, और उन्होंने हेरेक्का मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी फिगर बनी थ्रू हर एसोसिएशन विद हेरेक्का। ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था अगेंस्ट ब्रिटिश मिशनरीज, और उन्होंने नागा ट्राइब्स को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, जो मतलब जो ब्रिटिश मिशनरीज थे ना, नागा ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हेरेक्का मूवमेंट को ज्वाइन किया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है कि हमारी नागा ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, हो रहा है। तो इसके खिलाफ वो लड़ रही थी, और इसलिए उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में पार्ट लिया। और जो हरेक्का मूवमेंट था उसका कारण क्या था, अभी हरेक्का मूवमेंट आया, अब हरेक्का मूवमेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो कारण था नागा सेल्फ रूल, ठीक है, चैंपियन द कॉज ऑफ नागा सेल्फ रूल। तो नागा सेल्फ रूल उनका एम था हेरेक्का मूवमेंट का, कि हमें खुद का नागा ट्राइब को खुद चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। देन रानी गेडलो जो है वो इंस्पायर थी महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी में भी किस चीज से इंस्पायर थी वो, नॉन वायलेंस, अहिंसा से, कि हमें अहिंसा अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है। 17 साल की उम्र में उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और ओपन रिबेलियन किया ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। और इसके अलावा शी अर्ज द पीपल ऑफ जिलेन ग्रोंग ट्राइब, तो इस बार नागा ट्राइब लिखा आया था, जैसे रोंगली ट्राइब था, सॉरी, तो इस बार हो सकता है कि जिलेंगरोंग ट्राइब भी पूछा जा सकता है कभी, ताकि उन्होंने जेलियांगरोंग ट्राइब को भी अपने साथ मिलाया था, कि ठीक है कि हम चलो एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, एक हमारी रोंगमी ट्राइब होगी, एक आपकी जिलेंगरोंग ट्राइब होगी, और हम साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स को धोबी पछाड़ कर देंगे, और हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे, जो ब्रिटिशर्स हमसे टैक्सेस मांगते रहते हैं ना, वो हम पे नहीं करेंगे, और उनके साथ कॉपरेट भी नहीं करेंगे, और एक साथ मिलके इस रिप्रेसिव मेजर्स को, जो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स है जो ब्रिटिशर्स हम पे फॉलो करते हैं, हमें दबाते हैं, उनको एक साथ मिलके फेस करेंगे, एक साथ खड़े होंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। और ये जो पुलिस जो है असम राइफल्स, ये ब्रिटिशर्स ने हायर की हुई थी अपनी खुद की पुलिस, और असम राइफल्स, और उन दोनों के इस्तेमाल से ये इन ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो इसके भी खिलाफ वो खड़े हुए। देन रानी केटलू जो थी वो, उन्होंने नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज किया, ठीक है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर किया उन्होंने,
British colonies के against. She also waged multiple attacks against the British using guerrilla warfare in the Kachchar Hills. तो कच्चर हिल्स में उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज करके 1932 में ब्रिटिशर्स को अटैक भी किया, और इन हंगुराम विलेज। तो ये कुछ फैक्ट्स और आपको मैंने बता दिए, 1932 की बात है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 1 करोड़ का सवाल। हु कॉल्ड नेहरू, पटेल, प्रसाद एंड आजाद इज ऑन ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये मैंने आपको कराया था पॉलिटिकल प्रोसेस की, जिसने प्लेलिस्ट देखी है उसको तो इसका करेक्ट आंसर पक्का से पता ही होगा। So the correct answer for this question is Granville Austin. तो ग्रैनवेल ऑस्टिन ने, मैंने आपको बताया था ना आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एक तो रॉबर्ट मिशेल का है, पर ग्रैनवेल ऑस्टिन इनको क्यों ओलिगार्की बोलते हैं, अगर आपको जानना है क्यों बोलते हैं तो ग्रैनवेल ऑस्टिन का वीडियो देख लो, थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो है कि आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे कि इनको, इन चारों को इन्होंने ओलिगार्की क्यों बोला। ओलिगार्की क्या होता है, रूल ऑफ फ्यू। अब ये क्योंकि ये ज्यादातर ये 4 लोग ही थे जो सारे के सारे डिसीजन लेते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और आजाद जी, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन लेते थे, इसलिए इनको ओलिगार्की बोला जाता था बस, ठीक है। तो आंसर 1 हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो यहाँ पे हो गया, और ये सारी चीजें मैंने आपको याद करवा दी हैं, और ये वाला कोड भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियल पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि मुझे कोड याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कोड है, तो यही वो कोड था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी, क्योंकि ये कोड आ चुका है पहले भी, ठीक है, और वन पार्टी कंट्री, और असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया था। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। Then, who among this said, concerning caste in India, every society gets encumbered with what is tribal, with dead word from the past, and with what is positively perverse? अब पहले तो आपको आंसर पता होने के लिए इसका कोड समझ आना चाहिए, पर अगर आपको कोड नहीं भी समझ आ रहा तो आप ये सोचोगे कि अच्छा कास्ट की कोई डेफिनेशन दी है इंडिया में, तो किसने दी होगी, तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अम्बेडकर ने बहुत काम किया तो अम्बेडकर ने दी होगी, पर नहीं, डेफिनेशन से बचती है। चलो हिंट देती हूँ, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक बुक है, ठीक है, तो बताओ किसकी बुक है, जिसकी वो बुक है वो इसका आंसर है। तो ये अभी हम समझते हैं कोड, पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में एक कोड दिया था। अब इसको मैं समझा देती हूँ एक्सप्लेनेशन में क्या है ये कोड। इस कोड का सिंपल सा मतलब है कि हर जो सोसाइटी होती है ना, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है, और ट्राइबल मतलब होता है यूजफुल, ठीक है। तो जो ट्राइबल मतलब होता है, सॉरी, जो यूजफुल नहीं होता, तो नॉट रियली इंपॉर्टेंट और यूजफुल, तो हम क्या करते हैं, हर सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं अपने आसपास जो उनके लिए इतनी यूजफुल है भी नहीं, ठीक है। और अपने वो जो पास्ट है, अपने पास्ट में कुछ पूरा गंदे एक्सपीरियंस उन्होंने देखे, कुछ बुरी चीजें हुई, ठीक है, तो वो अपने उसका जो बर्डन है अपने साथ लेते हुए चलते हैं, उसको ऐसे नहीं कि पीछे छोड़ दे, नहीं, अपने पास्ट को अपने साथ लेके चलेंगे, जो कि एक डेड वुड की तरह है, जिसमें वो इसको कंपेयर कर रहे हैं डेड वुड से, ठीक है। जैसे एक बेसूखी लकड़ी होती है, बेकार लकड़ी होती है, उसमें कोई काम की नहीं रही है, वो गीली लकड़ी हो चुकी है, ठीक है, सो दीमक लग गई है उसमें, सो वो अननेसेसरी है, अब हमारे लिए आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आउटडेटेड चीजों को बदल नहीं रहे हैं। तो ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोल रहे हैं कि जैसे अब एजुकेशन अच्छी हो रही है, लोगों को आगे बदलते समाज के साथ हमें उनको नई तकनीकें, नए पढ़ाई के अवसर और नए तरीके से पढ़ाई करानी चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही पास्ट की घिसी पिटी चीजों को, आउटडेटेड चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और एडिशनली अब इसके आगे क्या लिखा है, विद व्हाट विट इज पॉजिटिवली प्रिवर्स, मतलब जो और जो सोसाइटीज हैं वो कभी कभार ऐसे आइडियाज को डेवलप करती हैं, ऐसे बिहेवियर्स को डेवलप कर लेती हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। तो पॉजिटिवली प्रिवर्स का मतलब क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव होना, या जो ऐसे बिहेवियर अपना लेना, ऐसे आइडियाज को अपना लेना जो कि पॉजिटिवली प्रिवर्स है, मतलब पॉजिटिवली प्रिवर्स मतलब एकदम रिवर्स है, पॉजिटिव का एकदम रिवर्स मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, हार्मफुल, काउंटर प्रोडक्टिव है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट है वो जॉन डेवी बोल रहे हैं, बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने ये कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट बोली है, और तो उनकी बुक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, जो मैंने आपको एग्जांपल से, एजुकेशन के एग्जांपल से समझाया भी, पर ये इन्होंने ये कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि हम वही कास्ट की जो पिछड़ी सोच है हम साथ लेते चल रहे हैं, अभी कास्ट सिस्टम खत्म हुआ नहीं है, अभी लोग भेदभाव करते हैं कास्ट के नाम पे, और वही अपने पुराने जो पास्ट में ब्राह्मणों ने बना दिया है
ये अछूत है, ये छोटी कास्ट का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसी को हम अपने साथ लेते हुए चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात भी है, और जॉन डेवी इसको समझाते भी हैं। Who refers to the new economic policy in 1991 as a tipping point transformation? तो मेरा थोड़ा सा एक्सेंट चेंज हो गया, ऐसे ही थोड़ा सा फन फैक्ट था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, एलपीजी, तो वो एक टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन था। किसने बोला है उसको टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किसने बोला? कोहली साहब, राहुल मुखर्जी, यूजियन चिलन और आशुतोष वार्ष्णेय। तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल मुखर्जी। ठीक है, तो अगली बार से इनका नाम याद रखना। मुखर्जी साहब ने ऐसा बोला है टिपिंग पॉइंट। टिप टिप परसा पानी पे मुखर्जी साहब नाच रहे हैं, ऐसा याद कर लो कुछ, टिपिंग पिट टिपिंग से ऐसा कुछ याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और राहुल मुखर्जी को वैसे आप, ये तो मैंने टिप टिप परसा ऐसे करा दिया, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना। कभी आपको कोई आंसर राइटिंग करनी हो या डिबेट हो या कुछ हो, तो आप इनका नाम याद रहेगा, तो अच्छा आप कोट वगैरह भी कर सकते हो। तो राहुल मुखर्जी अपने रिसर्च आर्टिकल, इस आर्टिकल का नाम पढ़ लेते हैं, आइडियाज, इंटरेस्ट एंड द टिपिंग पॉइंट, इकोनॉमिक चेंज इन इंडिया। ये इस आर्टिकल का नाम है, जिसमें वो बोलते हैं 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है। टिपिंग पॉइंट मॉडल का मतलब है इकोनॉमिक चेंजेस, जो इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस आए उससे रिलेटेड वो चीजें प्रपोज करते हैं, टिपिंग पॉइंट मॉडल देते हैं। तो जैसे इस बार ये पूछा, तो अगली बार ये पूछ सकते हैं कि टिपिंग पॉइंट मॉडल किसका है, तो आपको पता होना चाहिए टिपिंग पॉइंट मॉडल राहुल मुखर्जी का है। और आपको याद होगा एसआरके का बहुत सारी पिक्चर्स में नाम राहुल होता है ना। और तो वैसे याद रखो लोग एसआरके टिप 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 पर सब याद क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं ऐसा करके कुछ। अब समझ लेते हैं टिपिंग पॉइंट मॉडल होता क्या है। तो दिस मॉडल सजेस्ट दैट चेंजेस इन इंडियाज इकोनॉमी हैव अकर्ड ग्रेजुअली एंड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो चेंजेस आए वो धीरे धीरे ग्रेजुअल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आए। इट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग आइडियाज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। इसमें हमने क्या किया, आइडियाज और पॉलिटिक्स को साथ में लेकर चले, ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंस को हमने समझा। देन इन एक्सटर्नल शॉक्स कुछ थे, एक्सटर्नल शॉक्स में क्या आएगा, जो इन्फ्लुएंस थे इकोनॉमिक पॉलिसीज से, ठीक है, बट दे हैवंट डिटरमाइन द ओवरऑल इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स, एक्सटर्नल हमें शॉक्स भी मिले। शॉक मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस, या जो इकोनॉमिक पॉलिसी को जिन्होंने कम करने की कोशिश की, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, उसको हम एक्सटर्नल शॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, वैसा। तो एक्सटर्नल शॉक्स ने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया, बट दे हैवंट डिटरमाइन द ओवरऑल इकोनॉमिक हिस्ट्री। लेकिन इसकी वजह से हम ओवरऑल इकोनॉमिक हिस्ट्री को नहीं समझ पाए। ठीक है, Indian technocrats had developed ideas based on events in India and other parts of the world. अभी बोल रहे हैं जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स थे, यानी कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको अप्लाई करके बड़ी बड़ी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियर वगैरह, नहीं, टेक्नोक्रेट्स हर वो लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इंडिया में ऐसे इंडियन टेक्नोक्रेट्स थे और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करने में या इकोनॉमिक आइडियाज को डेवलप करने में मदद की थी। Then article compares to balance of payment crisis in 1966। अब ये जो आर्टिकल है जो राहुल मुखर्जी ने लिखा है, टिपिंग पॉइंट वाला आर्टिकल जो हमने पढ़ा, आइडियाज, इंटरेस्ट एंड टिपिंग पॉइंट इकोनॉमिक चेंज इन इंडिया, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना। वैसे ओवरव्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है समरी करके चैट जीपीटी से। तो ये क्या है, 1991 टू सपोर्ट द टिपिंग पॉइंट मॉडल। तो आर्टिकल में कंपेयर किया दो बीओपी क्राइसिस को, 1966 का बीओपी क्राइसिस और 1991 का बीओपी क्राइसिस। तो ये दो क्राइसिस है, आपको याद रखना है। 1966 में इंडिया फेवर स्टेट लेड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। 66 में इंडिया ने क्या बोला था कि हम स्टेट लेड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को फेवर करते हैं, कि स्टेट जो है अब इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एंड वॉशिंगटन कुडंट फोर्स डीरेगुलेशन। और जो वॉशिंगटन यानी कि यहाँ पे बात हो रही है यूएसए की, वो हम पे किसी भी प्रकार का डीरेगुलेशन फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन 1991 में क्या हुआ, इंडिया अपने एक टिपिंग पॉइंट पे, मतलब एक इस पॉइंट जो एकदम लास्ट पॉइंट होता है ना, वहां पे पहुंच चुका था ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब 1991 के बीओपी क्राइसिस हुए तो इंडिया अपने एकदम जो लास्ट स्टेज होती है कि भाई इसके आगे तो बस खत्म, तो उस पॉइंट पे टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वो इंडिया वहां पे पहुंच चुका था। इंडियन टेक्नोक्रेट्स ने फाइनली स्टार्ट किया बिल्डिंग अपॉन एडिशनल एंड पॉलिसी चेंजेस। तो इंडियन जो टेक्नोक्रेट्स थे उन्होंने पॉलिसी चेंजेस अपनाए और 1975 के अराउंड अपनाना शुरू किया था। ठीक है, 1991 में क्राइसिस आया था, लेकिन 75 से हम इस पे काम कर रहे थे। फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है जो कि डीरेगुलेशन को फेवर करती है एंड रेवोल्यूशन, पॉलिसी रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। डीरेगुलेशन क्या होता है, बेसिकली
जब सरकार अपना हाथ पीछे ले लेती है, या फिर जब अपने जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज कर देती है, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम कर देती है, कि जब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, सरकार थोड़ा पीछे होकर हमें थोड़ी सी फ्रीडम देती है कि भाई अब खुद के लिए प्रॉफिट के लिए काम करो, ठीक है, तो उसको डीरेगुलेशन बोलते हैं। तो डीरेगुलेशन आया, फिर उसके बाद हमें पता है एलपीजी एरा शुरू हो गया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये थी छोटी सी कहानी, आई होप समझ आई होगी। Which of the statements are made by Rahul Mukherjee in his book Political Economy of Reforms in India? तो सबसे पहले तो हमें राहुल मुखर्जी की एक और बुक याद कर लेनी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस बार ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अगली बार ये चीज जो है मैच द फॉलोइंग आपके आंसर में लिखी होगी और 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अच्छा ये बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स राहुल मुखर्जी की है, तो आप मैच द फॉलोइंग में अगर कहीं दे रखा है तो आप मैच कर पाओगे, है ना। तो राहुल मुखर्जी की बुक याद रखो, उसका आर्टिकल याद रखो, टिपिंग पॉइंट वाला। मैंने आपको याद भी करा दिया कि मुखर्जी टिप टिप बरसा पानी पे याद डांस कर रहे हैं। और इकोनॉमी से मैंने आपको याद रखने बोला था कि राहुल मुखर्जी इकोनॉमिक फील्ड में एक जाना माना नाम है, जैसे कि उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी काम किया, वैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे भी काम किया। अब आई होप ये बुक तो किसी ने पढ़ी नहीं होगी आज तक उनकी, और ये क्वेश्चन 2023 में आ गया था, तो किसी से बना भी नहीं होगा, तुक्का मारा होगा, या तुक्का भी नहीं तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाए। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें चारों ऑप्शन दिख जाए एक बारी। तो ये रहा, ठीक है, अब आप आंसर सोचो, पॉज करो। इंडिया इकोनॉमी डज फॉलो द टिपिकल ईस्ट एशियन पाथ। तो अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो ये गलत है। देन बीओपी क्राइसिस जो हुए थे 1991 में, वो एक इंटरनल शॉक था। तो अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो एक्सटर्नल शॉक था, इंटरनल नहीं। तो भारी जो आईआर में कुछ ऐसे समीकरण हो गए थे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ऐसा हुआ, ना कि इंडिया के अंदर अंदरूनी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भी गलत हो गया। देन एडिशनल चेंजेस, एडिशनल क्या हो गया, आइडियाज से रिलेटेड, आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं 1980s में हुए, और वो इंपॉर्टेंट थे ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए 1991 में। तो जो आइडियाज में जो चेंजेस आए ना उस टाइम पे 80s में, तो वो 1991 में उन्होंने बहुत हेल्प की ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए। तो ये सही है, ये दोनों गलत। तो सी तो सही हो गया। अब बचा ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड। डी भी देख लेते हैं, स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन डिमांड अ पावरफुल स्टेट। और जो स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन होता है वो किसकी डिमांड करता है, वो चाहते हैं कि हमेशा हमारी जो स्टेट है वो पावरफुल रहे, क्योंकि वो स्टेट ड्रिवन है ना। तो स्टेट तो हमेशा ही चाहेगा कि मैं पावरफुल रहूं। तो सी और डी सही है। और अगर हम थोड़ा सा अगर वैसे लगा ले ना, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस भी लगा ले, तो ये हो जाएगा। वैसे ए में दिक्कत हो सकती थी, पर अगर आपको पता है ना कि सी और डी सही है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाते। अब टाइम मशीन में पीछे तो जा नहीं सकते, तो मैं आपको बोलूंगी कि नहीं कि उस टाइम पे ऐसा किया होता, पर हम आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक का नाम याद रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सी ऑप्शन क्यों सही है। और सी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है आईएसआई पॉलिसी पैराडाइम। जो एडिशनल चेंजेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो आईएसआई पॉलिसी पैराडाइम। आईएसआई कौन है, आईएसआईएस नहीं, आईएसआई मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल, ठीक है। तो अब हमें एक और पॉइंट मिल गया यहाँ से याद करने के लिए एक्सप्लेनेशन में, कि आईएसआई मॉडल किसका है, राहुल मुखर्जी का है, ये वाली बुक में उन्होंने दिया है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल का मतलब है कि ऐसी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी जो कि उस टाइम पे हमारी इंडिया की सरकार ने अपनाई थी 1950 से लेकर 1980s के बीच में, ये भारतीय सरकार ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। और आईएसआई मॉडल क्या है, पढ़ते हैं। इसका एम क्या है, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करना, हाई टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, टैक्सेस लगा के, हाई टैक्सेस लगा के इसको प्रमोट करना, और इम्पोर्ट कोटास लगाना, और फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज करना, ताकि हम जो इम्पोर्ट है वो डिस्करेज हो सके, एंड प्रोटेक्ट करना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन को। समझ गए होंगे कि अगर हम बाहर से कोई सामान मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में, ठीक है, तो वो बाहर का सामान यहाँ पे आके बिकेगा। वेयर एज जो हमारी खुद की कंट्री कुछ सामान बना रही है वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्ट होके बाहर से सामान आया है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए से, तो वो हम सब ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और हम उसको खरीदेंगे। वेयर एज ये जो बेचारा इतना सामान बना रहा है, इसके पास कोई आ ही नहीं रहा, खाली पड़ा है इसका दुकान, और इम्पोर्ट वाला सामान बिकता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो इम्पोर्ट पे हमें ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि हमारा अपना टैक्स बढ़ा देंगे। तो जब कुछ बढ़ा देंगे तो यूएसए भी हमें यहाँ पे बेचने से पहले सोचेगा ना, कि देखो यहाँ पे तो अब मैं पहले तो सस्ते में बेचा करता था, अब इंडिया ने टैक्स इतना लगा दिया, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, कोटा इतना ज्यादा इम्पोर्ट कोटा लगा दिया है, तो अब मैं सामान बेचूंगा तो मुझे महंगे में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो कम इम्पोर्ट थोड़े से हमारे कम होंगे।
अब आपको समझ आ गया होगा। तो आईएसआई मॉडल राहुल मुखर्जी ने दिया। फिर 1980s में देयर वाज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन अमंग पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट लेड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। 1980s में क्या हुआ कि हमें बहुत सारा जो क्या था ग्रोइंग पॉलिसी मेकर्स को क्या मिला, रिकॉग्निशन मिला, एक पहचान मिली, इकोनॉमिस्ट को पहचान मिली ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्टेट लेड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। ठीक है, ओके सॉरी सॉरी, ये पूरी लाइन मैंने पढ़ी भी थी, पहचान इनको नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स थे और इकोनॉमिस्ट को ये अंदाजा हो गया था कि कैसी क्या दिक्कतें आ रही है हमारी सेंट्रली प्लान इकोनॉमीज में, या जो स्टेट लेड इकोनॉमीज है ना, ठीक है, जो स्टेट इकोनॉमी को चला रहा है, या जो सेंटर है वो प्लान कर रहा है अपनी इकोनॉमीज, तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, उसकी जो खबर है, उसका जो रिकॉग्निशन है, वो पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट ने कर लिया था 1980s में, कि उनको पता चल गया था कि हमारे में क्या कमी है। और जब कमियां पता ही चल जाती है ना, तो उसके कुछ थोड़ा टाइम लगता है हमें उसको सुधारने में। तो हमें कमियां पता लग गई, अब 1991 तक हमने वो कुछ कुछ साल लगे, कोई बात नहीं, 10 साल तक की मेहनत लगी, लेकिन हमने सारी लिमिटेशंस को उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब फेलियर्स ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल and the success of market-oriented reforms in countries like China and South Asian nations led to the re-evaluation of economic ideologies। लेकिन ये जो ISI मॉडल था जो मैंने आपको अभी समझाया कि क्या होता है, वो फेल हो गया। अब वो फेल हो गया तो पास क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ हमारा मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। और मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स किसने फॉलो किए थे, आईएसआई मॉडल इंडिया ने फॉलो किया था, वो तो फेल हो गया, लेकिन चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म वाला मॉडल फॉलो किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। और इसकी वजह से फिर हमें पता चला कि ठीक है, हमारा ये मॉडल फेल हुआ है, कोई नहीं, फेल होके ही सीखते हैं, जितनी बार फेल होगे उतना और अच्छा सीखोगे। तो फेलियर इज द बेस्ट टीचर। तो रीइवैल्यूएट किया हमने अपनी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज को कि क्या कमी रह गई थी, कि उन्होंने ऐसा मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स क्या किए कि हमारे क्या ऐसे हमें अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कि उनका कैसे सक्सेसफुल हुआ और हमारा कैसे फेल हुआ। तो रीवैल्यूएट किया। दिस आइडिएशनल जो शिफ्ट था, तभी मैंने आपको बोला जो सी ऑप्शन क्या, आइडिएशनल शिफ्ट। तो आपने देखा कि हमारे आइडिया में शिफ्ट आया है। पहले हमारा आईएसआई मॉडल हमारा आइडिया था, अब हमने आइडिया में शिफ्ट लेकर आए और हमने मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। तो उसकी ये जो फाउंडेशन रखी गई, इसकी एक फाउंडेशन था जिससे कि हम ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी को समझ पाए कि अब हमें भी ओपन इकोनॉमी करने की जरूरत है। तो सी ऑप्शन हमारा क्यों करेक्ट था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया। गलत वाला तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है कि क्यों गलत है। तो स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन डिमांड अ पावरफुल स्टेट, ये मैंने आपको समझाया ही था कि स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सारा का सारा कंट्रोल जो प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज है या प्राइवेटली ओन एसेट्स हैं उनको अपने अंडर ले लेती है एंड ब्रिंग्स देम अंडर देयर स्टूअर्ट ओनरशिप। मतलब प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बना देना, या जो प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने क्या किया, अपने अंडर ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन, कि हमने हर प्राइवेट चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया सरकार ने। दिस कैन अकर इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, कोई प्राइवेट बैंक्स थे तो वो उन्होंने बोला कि अब तुम नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में हमने बहुत देख लिया, कुछ तुमसे तो हो नहीं पाएगा, चलो। तो अब बैंकिंग का काम, एनर्जी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर, जो भी प्राइवेटली ओन थे उनको सरकार ने अपने अंडर ले लिया। इसको हमने बोला स्टेट ड्रिवन नेशनलाइजेशन। अब ऐसा सब कभी कोई सरकार करेगी तो क्यों करेगी, ताकि एक पावरफुल स्टेट बन सके। और पावरफुल स्टेट जो होगा वो वेल स्टैब्लिश्ड होगा, लीगल उसमें लीगल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी प्राइवेट से ज्यादा अच्छी होगी, रोबस्ट होगी, रेगुलेटरी एक्सपर्टीज हो गया, मतलब रेगुलेशन कब कहाँ कितना करना है पता होगा, ठीक है। और हम जो अगर कुछ होता है, कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है, इंट्रिकेसीज हो जाती हैं, तो नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो सी और डी सही हो गया। अभी राहुल मुखर्जी ने ये दो बातें बताई थी। और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो स्टेशन पाथ को फॉलो करता है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, नहीं फॉलो करता क्या, नहीं करता होगा ना। तो दिस कॉन्टेक्स्ट इज प्री 1991। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना कि ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स को हम फॉलो करते थे, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है 1991 के पहले का कॉन्टेक्स्ट है। और ये बात हो रही है, अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो, 1991 एलपीजी के टाइम की, बाद की। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है प्री 1991 की। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम तो पोस्ट 1991 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन वन में 1991 दे रखा है। तो माना कि 1991 से पहले हम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स के पाथ पे चल रहे थे, जैसा वो करते थे हम भी वैसा करते थे। लेकिन 1991 के बाद ऐसा नहीं रहा, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, मतलब was generally considered to be more market oriented than India's
मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उस टाइम पे हम मार्केट ओरिएंटेड ज्यादा हुआ करते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी नहीं थी 1991 से पहले का। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, और इसका मतलब कि दैट प्राइवेट सेक्टर प्लेड अ लार्जर रोल इन द इकोनॉमी, क्योंकि 1991 से पहले ना प्राइवेट सेक्टर का दबदबा था, वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता था, और सरकार भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, इंटरवेंशन यानी कि इंटरफेयर नहीं करती थी। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट हैव ऑफन परस्यूड export oriented growth strategies while India has focused more on domestic demand। तो अब ईस्ट एशियन जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, कि अपना सामान बाहर बेचो और कमाओ, बाहर बेचो, बाहर से पैसा आएगा, कमाओ बस। लेकिन जो इंडिया का मेन फोकस होता था डोमेस्टिक डिमांड पे, कि जो हमारी खुद की जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरा करने पे। एज अ रिजल्ट इज डिफरेंसेस, क्योंकि ईस्ट एशियन गवर्नमेंट और इंडिया में ये देख लो क्या डिफरेंस है, मैंने आपको समझा दिया कैसा डिफरेंस है। अभी इस डिफरेंस की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो डेवलप हुई अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ। तो हमारा रास्ता अलग, ईस्ट एशियन इकोनॉमी का रास्ता अलग। तुम रहो भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पहले पूरा करेंगे। तो हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग है, ब्रेकअप हो गया ईस्ट एशिया का इंडिया से, ठीक है। और फिर इंडिया ने एक्सपीरियंस किया स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यही देखो, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया था कि ईस्टर्न यूरोप और इंडिया का क्या सेम सेम था पाथ, नहीं। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो स्लो थी, ठीक है, ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में। और इंडिया को ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर्टी थी, गरीबी थी, और उससे हमें गरीबी को कम करना था। तो गरीबी को कम करने के लिए ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि दोनों का जो पाथ है वो सेम है, जो कि ऑप्शन 1 ए कहता है, तो ये गलत। अब देखो, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रही हूँ तो थोड़ा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लगे लंबा है, नहीं इतना नहीं पढ़ना, तो स्किप कर देना, स्किप कर लो, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, और कमेंट में बता देना, तो अगली बार से नहीं भी बताऊंगी। तो 1991 का जो क्राइसिस है वो एक इंटरनल शॉक था, नहीं ये इंटरनल शॉक नहीं था, ये क्या था, कॉम्बिनेशन था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। तो इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जो थे वो थे, गवर्नमेंट को लार्ज फिजिकल डेफिशिएट का सामना करना पड़ रहा था। अब फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको पता होगा। फिजिकल डेफिशिएट का सिंपल सा मतलब है, जब सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो उनका जो इनकम है वो कम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिली हुई है 20,000 की, लेकिन आपका जो स्पेंडिंग्स है, आपका जो खर्च है, घर खर्च, वो है ही 25,000 का। तो ये जो 5,000 रुपए क्या है, अब आप 5,000 क्या करोगे अगर आपको 5,000 चाहिए, तो वो पता, आप वो खर्चा कहीं भी कटौती नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ आप कम करके 30,000 खर्चा था, कैसे ना कैसे करके आपने 25,000 लेकर आए। लेकिन आप 25,000 से कम करोगे तो फिर भूखे मरोगे। ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये 5,000 का फिर क्या करोगे, आप कहीं से क्या लोगे, उधार लोगे, बोरो करोगे। तो वैसे ही सरकार के केस में होता है, जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और उसकी इनकम कम होती है, कि मतलब इतना लोगों से टैक्स नहीं मिल रहा, या उतना है नहीं उनके ट्रेजरी में या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो उसको हम फिजिकल डेफिशिएट बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब 1980s में ऐसा हुआ कि सरकार का फिजिकल डेफिशिएट बहुत बढ़ गया, तो उनको क्या करना पड़ा, डेट लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा। एंड ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हो गया था, वेयर द इंडियन रुपीज वाज ओवर वैल्यूड। और इसमें क्या हो गया था, इंडिया के जो रुपीज थे हमारे, इन कंपैरिजन टू डॉलर, उसकी वैल्यू जो थी ओवर वैल्यू हो गई थी, जिसकी वजह से जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, जो इंडिया अपना माल बाहर भेजता था, वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि हमारे रुपए की जो वैल्यू थी वो गिर गई थी। देन ये हमारे थे कुछ इंटरनल फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमें बीओपी क्राइसिस का सामना करना पड़ा 1991 में। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, तो ऑयल प्राइस का बढ़ जाना, तो ये था एक्सटर्नल शॉक, कि गल्फ वॉर कंट्रीज में क्या हो गया था, ऑयल शॉक्स आए थे, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इंडिया पे भी देखने को मिला। देन ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल शॉक्स थे, इन दोनों की वजह से बीओपी क्राइसिस हुए। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 था वो गलत था, क्योंकि उसमें लिखा था कि सिर्फ इंटरनल शॉक्स की वजह से बीओपी क्राइसिस हुए थे, ठीक है। तो आपको मैंने सारी स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट समझाई विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। नहीं तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक वंस एंड कमेंट ऑल्सो, एंड डू शेयर। चलो, लाइक और कमेंट ना भी करना, बट शेयर कर देना, ताकि बाकियों के काम आ जाए। सोशल एक्शन एंड सोशल रिफॉर्म्स बोथ हैव नॉर्मेटिव एंड्स, ये स्टेटमेंट 1। सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। तो सोशल एक्शन एक बड़ा टर्म है, और सोशल रिफॉर्म उसका एक पार्ट है। द स्कोप ऑफ सोशल एक्शन इज मच वाइडर। और जो सोशल एक्शन है, ये जो सोशल एक्शन है, जैसे हम सिलॉजिज्म खेलते हैं, तो खेलते हैं मतलब बनाते हैं, तो सोशल एक्शन और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल एक्शन एक का जो स्कोप है वो वाइडर होता है, और सोशल एक्शन का अंदर ही एक सब पार्ट सोशल रिफॉर्म्स होते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो सोशल एक्शन और सोशल रिफॉर्म्स है, उनका नॉर्मेटिव एंड होता है। नॉर्मेटिव यानी कि सब्जेक्टिव हो गया, या जो हम ऐसे आइडियोलॉजिकली सोचते हैं,
तो पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अब सोशल एक्शन और सोशल रिफॉर्म्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो सोशल एक्शन क्या है, वो एक इंटेंशनल एफर्ट्स होते हैं और एक्टिविटीज होती हैं जिसका एम होता है क्या, सोशल चेंज लाना। तो सोशल एक्शन का मेन कारण क्या है, अपनी मर्जी से जब आप एफर्ट्स डालते हो, ठीक है, क्यों डाल रहे हो एफर्ट्स, आप किसी के लिए अपनी दोस्ती बचाने के लिए नहीं, दोस्ती बचाने के लिए नहीं, आप अपने हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई एफर्ट करते हो। तो यहाँ पे जो सोशल एक्शन का मतलब अपने सोशल चेंज लाने के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हो, या आपके कोई सोशल मुद्दे चल रहे हैं, सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, उनको आपको खत्म करना है, एड्रेस करना है, तो आप सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। और सोशल रिफॉर्म्स उसी का एक पार्ट है, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज वे में आपको एफर्ट करने हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी खाई पे भी हाथ पैर मार रहे हो, नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एफर्ट्स डालने हैं टू मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, ताकि सोशल स्ट्रक्चर में जो कोई भी मुद्दा आया है सोसाइटी में, उसमें चेंज आ पाए, सिस्टम में चेंज आ पाए, प्रैक्टिसेस में चेंज आ पाए, और अपनी सोसाइटी को आप इम्प्रूव कर पाओ। तो अब इन दोनों का डेफिनेशन हमें पता चल गया, और दोनों के नॉर्मेटिव एंड्स होते हैं, ये हमने पता किया कि दोनों ही स्टेटमेंट सही थी। नॉर्मेटिव एंड्स का मतलब क्या है कि दे आर ड्रिवन बाय डिजायर टू अचीव सर्टेन वैल्यूज, कि हमें कुछ वैल्यूज, कुछ प्रिंसिपल्स को अचीव करना है, कुछ स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, और कंसिडर्ड डिजायरेबल और मॉरली राइट। और ये जो स्टैंडर्ड्स है वो हमें डिजायरेबल है होने चाहिए, मोरली राइट होने चाहिए। देन नॉर्मेटिव एंड्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ऐसे गोल्स, ऐसे आइडियाज या आइडियल्स जो कि हमें गाइड करें या मोटिवेट करें सोशल एक्शन के लिए। नॉर्मेटिव एंड्स कौन से होते हैं, जो हमें सोशल एक्शन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए गाइड करें, ऐसे हमारे कुछ गोल्स। जैसे कि नॉर्मेटिव एंड्स में हमारे क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर। अगर आप इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्मेटिव एंड फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, इसमें सोशल रिफॉर्म एक पार्ट है। तो ये हो गया, ये सही था, क्योंकि और यहाँ पे लिखा है कि ये स्पेसिफिक टाइप होता है सोशल एक्शन का, जिसमें हम एड्रेस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को। वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं, और इसमें अपनी मर्जी से इंटेंशनल चेंजेस आते हैं। ऐसे नहीं कि जानबूझ के चेंजेस लाना, इंटेंशनल क्या होता है जानबूझ के, अनइंटेंशनल क्या हो गया गलती से। तो अपनी मर्जी से जानबूझ के चेंजेस लेकर आ रहे हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस में। तो यहाँ पे अगर कभी अनइंटेंशनल वर्ड लिखा आ जाए, तो आपको वो फंसाने के लिए दे रहा है, और आपने अगर नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी गलती कर दी, तो आप उसको गलत मार्क कराओगे। तो इंटेंशनल, अनइंटेंशनल कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको समझ आने चाहिए। सोशल एक्शन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये वही सारी बातें फिर से लिखी हो गई, और ये इसका वाइड कॉन्सेप्ट है, वही सब लिखा है। देन इसमें बहुत सारे एक्टिविज्म फॉर्म आते हैं, एडवोकेसी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, वॉलंटियरिंग, अदर एफर्ट्स, तो पॉजिटिव सोशल चेंज लाने के लिए। पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव चीजों के लिए होता है, ऐसे नहीं कि रिफॉर्म्स का मतलब ही पॉजिटिव सेंस में है। सोशल एक्शन पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई नेगेटिव बात लिखी है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो अगली बार ऑड वन आउट। तो सोशल रिफॉर्म एक डिस्टिंक्ट फील्ड है, ठीक है, ये हो गया सोशल एक्शन का ही एक पार्ट है, और फिर उसके बाद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बस। तो वही सब बातें थी, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिखा नहीं मुझे। तो अब ये थोड़ा सा शायद इसका कंटेंट छोटा रह गया, कोई बात नहीं, और शिट आपको आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं। संवादिनी किससे रिलेटेड है, संवादिनी मूवमेंट किसका था, तो आपको आंसर पता ही है, दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट था ये, ठीक है। दलित जो वुमेन्स थी, बेसिकली उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मूवमेंट था, कि दलितों की जो वुमेन्स है उनको भी पढ़ा लिखाना चाहिए। तो दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट था कौन, संवादिनी। तो संवादिनी, अब से याद रखना, ठीक है। संवाद होता है ना, संवाद, तो वैसे ही संवाद किस में करते हैं हम, लिटरेचर में करते हैं संवाद, डायलॉग्स। तो लिटरेरी मूवमेंट याद रहेगा। अब एक बार इसको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि जो यंग दलित मूवमेंट था, यंग दलित फेमिनिस्ट जो थे मुंबई में, उन्होंने एक महिला संसद बनाई थी। और कब बनाई थी, 1990s में। यहाँ पे उन्होंने एक फोरम खोला था दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट के लिए, जिसको हम संवादिनी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जब दलित स्त्री साहित्य मंच, ठीक है, इसका इंग्लिश जो ये इंग्लिश में, अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, स्त्री साहित्य मंच था, उसने ये इस मूवमेंट की शुरुआत की थी 1990 के मिड में, मतलब कि मिड यानी कि कम से कम आप इसका मान लो 1995 के अराउंड, ठीक है। तो संवादिनी मूवमेंट इमर्ज हुआ फॉर द नीड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर, रब करते हैं एक सेकेंड, हाँ। सो ये शुरुआत की हुई इस मूवमेंट की, फॉर दलित वुमेन्स के लिए शुरुआत हुई थी, ताकि वो भी पढ़ लिख सकें अपनी कास्ट से बाहर आके, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ बहुत होता था, और वो अलग अलग टॉपिक्स उनको पढ़ाए जाते थे, वॉयलेंस, पावर्टी, एक्सप्लॉयटेशन जैसे जो उनके एक्सपीरियंस थे, उनसे वो कैसे लड़ सकती हैं, वो उनके ऊपर वो लिखा करती थी।
देन उसके ऊपर वो अपनी स्ट्रगल्स लिखा करती थी साहित्य में, साहित्य अकेडमी जो भी थी इनकी, यहाँ पे वो इक्वालिटी सोशल जस्टिस के बारे में अपनी स्ट्रगल लिखा करती थी। देन ये एक एग्जाम्पल है पावर ऑफ लिटरेचर की, एक हमारी जो लिटरेचर की जो पावर है, साहित्य की पावर कितनी बुलंद होती है कि हम किसी भी लिखावट से, मतलब लिख के जो होते हैं ना लेखक वगैरह, लिख के अपनी कलम की शक्ति से किसी भी सोशल इनजस्टिस को चैलेंज कर सकते हैं। और मूवमेंट राइटर्स जो है वो वर्ड्स लिखते हैं, जो उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने जब एक्सपीरियंस अपने बोल्ड शब्दों से समझाते हैं तो वो उनकी हेल्प होती है और पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है सोसाइटी में। जैसे आप बोलते हो ना लेखक समाज का आईना होता है, वैसे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करोड़ रुपए के लिए जब आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कौन से पहले आया था फिर कौन सा आया था। सखी समिति है, वो द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मैं आपको ये क्रोनोलॉजी में सारी याद कराऊंगी, अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं, अगला जो वीडियो बनेगा सारे मूवमेंट्स का उसमें, ठीक है, कौन सा कब आया ईयर भी याद कर लेंगे। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप देखो, ये आपका ये चारों ऑप्शन पॉज करो और सोचो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब देख लेते हैं इसका ईयर सबका। तो सखी समिति आती है 1886, वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया 1925 और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927। तो ये क्रोनोलॉजी इसकी हो गई। देन मैच द फॉलोइंग, इसकी बुक है, एक तरफ ऑथर और थिंकर है, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको बताना है रजनी कोठारी का कौन सा प्रणब प्रधान, सुमृता मित्र और जीवंता स्कॉटली और कंचन चंद्रा। अब आपको फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा तो आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में से आपका एक आंसर, 3 में से ही आपका आंसर है, तो फोर्थ ऑप्शन चाहे नहीं दिखे कोई बात नहीं। अब देख लो, तो इसका पहले देखें फ्रेगमेंटेशन इन द कोलिशन डोमिनेंट इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मेरे को इतना याद है कि रजनी कोठारी और कंचन चंद्रा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कंचन चंद्रा का एथनिक पार्टीज बहुत फेमस है, अगर आपको याद होगा तो एथनिक पार्टीज कंचन चंद्रा का है ही। तो मैंने आपको इसको अपने जो पुरानी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डैनियल किरमानी से पढ़ा रही थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से याद भी कराया था जब हम इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह पढ़ रहे थे। तो कंचना, और इसके मैंने बहुत सारी एंट्रेंस के सिलेबस में भी एक क्वेश्चन याद कराया। तो कंचन चंद्रा का एथनिक पार्टीज याद होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। आमी जेतुर मार वाले कंचन वैसे भूतनी जैसा कुछ नाम सा, ऐसे कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, इसको हम ऐसा थोड़ा डेरिवेटरी लगेगा, तो मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगी। तो कंचन चंद्रा एथनिक पार्टीज बस ऐसे याद रखो। और रजनी कोठारी का हमें याद रखना है। तो रजनी कोठारी किसमें से बिलोंग करते हैं, पार्टीज ऑफ प्रेशर। याद होगा रजनी कोठारी ने 2 तरीके की पार्टी बताई थी, पार्टीज ऑफ कंसेंसस होती हैं और पार्टीज ऑफ प्रेशर होती हैं, कांग्रेस सिस्टम की जब वो बात कर रहे थे। तो पार्टीज ऑफ प्रेशर किसका हो गया, रजनी कोठारी। तो सी का 1, डी का 4 आ गया हमारा आंसर नंबर 2। ए का 2 यानी कि फ्रेगमेंटेशन इन द कोलिशन डोमिनेंट इंटरेस्ट, तो यानी हमारे हो गए प्रणब प्रधान। प्रणब प्रधान, वैसे तो मैं प्रधान साहब इनको बोलती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो प्रधान साहब है हमारे, वो कोलिशन डोमिनेंट इंटरेस्ट, क्योंकि जो प्रधान होता है ना वो डोमिनेट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो हमारे गांव का प्रधान है वो डोमिनेट करता है, तो उनका एक डोमिनेंट इंटरेस्ट है, तो वैसे याद रहेगा। देन अब बचा मित्र और स्कॉटली। तो हमारे स्कॉटली से हमें आता है स्कूल, स्कूल के ऐसे, स्कूल का भी कुछ ऐसा ही वो होता है ना, राइट क्या बोलते हैं स्पेलिंग, स्कूल की स्पेलिंग और स्कॉटली की स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। तो हमारा एक मित्र है, हाँ हमारा मित्र कहाँ है, एक स्कूल में, हमारा स्कूल का मित्र है, और वो हमेशा सेकंड आता है। हो गया याद, हमारे स्कूल का मित्र हमेशा सेकंड आता है, तो सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम किसका हो गया, सुब्रता मित्र और जीवंता स्कॉटली का। अगली बार याद रहना चाहिए। चलो अब ये सामने सामने आपके लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, जो मैंने बताया वो यहाँ पे सामने सामने मैंने मेंशन किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 2023 के तो आज खत्म कर ही लेते हैं, जून शिफ्ट टू, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं खराब नहीं करूंगी फ्लो, वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे हैं। When NGOs are tied up with the social movements, और आपके पास तो 2x करने का भी ऑप्शन है ना, आप अपना स्पीड बढ़ा भी सकते हो यूट्यूब पे। तो when NGOs are tied up with the social movements, they have occasionally changed their political agendas। तो जब एनजीओ जो होते हैं ना वो सोशल मूवमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो एनजीओ क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बदल लेते हैं, क्योंकि अब जो सोशल मूवमेंट का एजेंडा होगा वो एनजीओ का एजेंडा बन जाता है। तो ऐसा किसने कहा था, कौन है ऐसा बंदा या बंदी जो एनजीओ की बात करते हैं। तो एनजीओ का जब भी आपको कोई आए ना, तो सबसे बड़ा जो नाम आता है एनजीओ के, उसमें जो एनजीओ के बारे में बताते हैं या आर्टिकल्स या उनके जर्नल्स या बुक, वो होती है हमारी नीरा चंदोक। तो नीरा चंदोक हमेशा याद रखना एनजीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो नीरा चंदोक ने स्टेटमेंट बोली थी, और यहाँ पे वो बताते हैं कि द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ कोलैबोरेशन बिटवीन एनजीओज एंड ग्रासरूट सोशल मूवमेंट्स कैन लीड टू चेंजेस इन पॉलिटिकल एजेंडाज। तो वही जो मैंने बात बोली कि इनके कैसे पॉलिटिकल एजेंडा चेंज होते हैं वो बताया गया है।
अब तो नीरा चंदोक बोलती हैं कि जब एनजीओ एक साथ काम करते हैं ना लोकल ग्रुप्स के साथ, जब एनजीओ लोकल ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करते हैं, और वो भी ऐसे लोकल ग्रुप्स जो किसी इंपॉर्टेंट कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ प्लान है, उनको पॉलिटिकली कुछ चेंज लाना है, ठीक है, तो तब ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि जब हमें उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है बदल जाता है। नीरज चंदोक फिर आगे समझाती हैं कि एनजीओ जो हैं एंड उनके जो ग्रुप्स हैं वो टीम अप करते हैं क्लोजली, देन द एनजीओ कैन एडजस्ट देयर गोल्स, फिर एनजीओ अपने अपने गोल एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे किसी मेन गोल है कि हमें डिसेबल की मदद करनी है, पर उनके पास कोई ऐसा केस आया, कोई ऐसा सोशल मूवमेंट आया जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था, तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा थोड़े टाइम के लिए चेंज हो जाएगा। वो डिसेबल की रिजर्वेशन को ना सोच के उस मूवमेंट से जुड़े हैं तो उस वुमेन की रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि वो मैच कर सके उनके ग्रुप्स की आइडियोलॉजी को और वो क्या अचीव करना चाहते हैं उसकी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गिव्स अबाउट, अब वो क्या एग्जाम्पल देती है, चलो मैंने ये एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। शी गिव्स अबाउट अर्च वहीनी। अर्च वहीनी एक एनजीओ था, ठीक है, अर्च वहीनी एक ऐसा एनजीओ था जो फोकस करता था रूरल हेल्थ पे और डेवलपमेंट में गुजरात का। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है अर्च वहीनी कहाँ का एनजीओ है, तो एनजीओ से क्वेश्चन आते रहते हैं, एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो अब याद रख लेना अर्च वहीनी गुजरात का एक एनजीओ है जो कि रूरल हेल्थ के लिए काम करता है, और इससे रिलेटेड अगर कोई नाम आए कभी तो आपको नीरा चंदोक का नाम याद रखना। और जो अर्ज वाहिनी के जो सब मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को। देखो कितना इंपॉर्टेंट एनजीओ ये होगा, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था, राइट, और हमें कितनी बार पेपर में आ भी रखा है, तो आपको याद होना चाहिए। एक सेकंड ज्यादा स्क्रॉल हो गया गलती से। सो यस, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड, नर्मदा बचाओ आंदोलन को किसी एनजीओ ने सपोर्ट किया था तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अर्च वहीनी एनजीओ, जिनका एम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। बट एज टाइम पास्ड अर्श वहीनी ने डाउट किया एनबीए लीडर्स को, जो उनके कामों को, एनबीए लीडर्स जो नर्मदा बचाओ के लिए काम कर रहे थे, तो फिर बाद में अर्श वहीनी एनजीओ ने अपना सपोर्ट वापस छीन लिया इससे। So this shift in their perspective led to the acquisition of having an Arsh Vahini NGO mindset that is not understanding the local people feeling. अब क्योंकि पहले इन्होंने इसको सपोर्ट करते हैं एनबीए को, बाद में अपना सपोर्ट छीन लेते हैं, तो फिर बाकी लोग इन पे एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कि इस अर्श वहीनी जो एनजीओ है लोगों की लोकल पीपल की फीलिंग्स को, भावनाओं को नहीं समझ रहा। बल्कि अर्श वहीनी का कारण क्या था कि उनको एनबीए के लीडर्स पर शक था कि वो गलत तरीके से इसका मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। देयरफॉर ये हमें बताता है ये एग्जांपल कि जब एनजीओस दूसरे ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आइडियाज जो होते हैं उनके खुद के एनजीओस के आइडिया दे शुड डू पॉलिटिकली कैन चेंज, about what they should do politically can change based on how the group is working। तो जैसे ग्रुप की वर्किंग होगी उस हिसाब से एनजीओ के आइडिया पे भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये नीला चंदोक का पूरा आइडिया था एनजीओ के बारे में। अब इनका नाम आप भूलना मत। अब बताना है इन चारों में से ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं अरविंद पानिग्रे के अकॉर्डिंग 1980s में जिसमें इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ रेट में हेल्प करी। इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ा था ना, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा था। तो ऐसे क्या दो कारण थे जो अरविंद पानिग्रे ने बताए हैं। अब आपको इनके बारे में कभी नहीं सुना, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, कॉमन सेंस के बेसिस पे सोचो क्या कारण हो सकते हैं 1980s में कि इंडिया की इकोनॉमी में एकदम उछाल देखने को मिला। तो दो कारण है, कोई भी दो आपको पता लगाना है, चलो इन तीनों में से ही है, चाहे फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से आपका आंसर है। तो एटीट्यूडनल चेंजेस, पॉलिसी मेकर्स में एटीट्यूडनल चेंजेस आना, नहीं, पॉलिसी मेकर में एटीट्यूडनल चेंजेस आना ग्रोथ रेट का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक्सपर्ट इंसेंटिव्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके पास जब इंसेंटिव्स की ग्रोथ होगी तो एक्सपर्ट इंसेंटिव्स लेकर आएंगे, तो ये सही कारण है। देन बात करें पॉलिटिकल लीडरशिप का स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल, शक अबाउट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब किसी चीज पे शक होना ग्रोथ रेट का कारण तो नहीं हो सकता। तो हमने आईएसआई मॉडल अभी पीछे पढ़ा भी था राहुल मुखर्जी का, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और थर्ड की एक रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी अगर हम लेकर आएंगे तो हाँ, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट पॉलिसी अगर हमारी अच्छी होगी, रियलिस्टिक होगी, तो ग्रोथ रेट हो सकती है। तो ये थी दो कारण अरविंद पानिग्रे ने दिए थे 1980s के ग्रोथ रेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन ये देख लेते हैं कि पहला जो कॉन्सेप्ट जो था लिबरलाइजेशन का, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है कि दो प्राइमरी फैक्टर्स कौन से थे। तो पहला तो लिबरलाइजेशन आया था उस टाइम पे, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। दिस इन्वॉल्व मेकिंग इट इजियर फॉर द कंट्री टू ट्रेड विद अदर नेशन। तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन घूम रहा था आसपास 1980 में। अभी इंडिया ने टॉप नहीं किया क्योंकि एलपीजी तो इंडिया में 1991 में आया है, पर उस टाइम पे ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ चुका था, मतलब ग्लोबल लेवल पे आ चुका था। तो उस टाइम पे कंट्रीज के लिए ये इजी हो गया था ट्रेड करना दूसरी कंट्रीज के साथ।
और जब वो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती थी तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो थी वो कम कर दी गई थी। जब इम्पोर्ट पे इतना आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम कर दी और इंसेंटिव्स दिए और एक्सपोर्ट को बूस्ट किया बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक्सचेंज रेट को भी एडजस्ट किया प्रैक्टिकल मैनर में। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन जब हुआ था ये सब, तो हमारा इंडिया की इकोनॉमी भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली। Additionally, within the country, the process of removing limitation on investment in various industries complemented the international trade. अब हमारी कंट्री में भी ये हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट पे जो लिमिटेशंस लगाई गई थी कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो या आपको ये कागज चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर था। अगर बाहर से हमारी कंट्री में किसी को इन्वेस्ट भी करना है तो उस पर जो लिमिटेशंस थी कम की गई, हटाई गई। और इंटरनेशनल ट्रेड जो था, लिबरलाइजेशन उस टाइम आ चुका था, तो उसको इसने कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमारा लिमिटेशन हटाना और इंटरनेशनल ट्रेड का बूस्टअप होना आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब पैरेलली चल रहे थे। तो ये एक अच्छी बात थी और जिससे कि हमारी जो ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बहुत स्पीड अप हुई और तेजी से बढ़ी। सेकेंडली, गवर्नमेंट की जो एबिलिटी थी भरी मनी बोरो करने की, और वो जो हमारा सरकार थी वो पैसा बोरो करती थी, उधार लेती थी, किससे? फॉरेन सोर्सेज से भी और डोमेस्टिक सोर्सेज से भी, मतलब बाहर से भी उधार लेती थी, इंटरनेशनल बैंक से और डोमेस्टिक बैंक से, मान सकते हो आप। ठीक है, दिस मनी वाज देन यूज्ड फॉर सब्सटैंशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फिर जो उधार का जो पैसा था उसको हम खर्च करते थे आगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, और इससे क्या होता था? हायर डिमांड जनरेट होती थी गुड्स एंड सर्विसेज की। जब मार्केट में पैसा आ जाएगा लोगों के पास, तो जब लोगों के पास पैसा है उनके हाथ में, तो उन पैसे से वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आपको ये समझ आता होगा डिमांड सप्लाई कैसे होता है, क्या होता है, कैसे मार्केट में पैसा फ्लो करता है। तो अब इकोनॉमिक्स की क्लास तो नहीं चल रही है, वरना मैं आपको समझाती। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो हायर डिमांड जनरेट होगी गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड दस प्लेड अ रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और फिर उसके बाद बात करते हैं एटीट्यूडनल चेंज की। अब किसी एटीट्यूड में चेंज आना, जैसे कि जो कि जिसने बोला है रॉड्रिक एंड सुब्रमण्यम, ये जो पॉइंट है ना, ये अरविंद पनाग्रे का नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो था, फर्स्ट पॉइंट जो हमने बोला ना कि गलत है, वो रॉड्रिक और सुब्रमण्यम ने दिया है, और अब ये पॉइंट हमें याद रखना है, क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन में आया है, तो अगली बार क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि एटीट्यूडनल चेंज की बात 1980s में किसने की? रॉड्रिक एंड सुब्रमण्यम ने, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया और चैलेंज किया अरविंद पानिग्रे के व्यू पॉइंट को। तो वैसे तो ये दोनों ही एग्री करते थे, अरविंद जी और रॉड्रिक सुब्रमण्यम ने एग्री किया। देयर वाज सम एक्शंस प्रमोटिंग लिबरलाइजेशन ड्यूरिंग 1980s। तो 1980s में भी कुछ हद तक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ऑफिशियली तो 1991 में हुई थी एलपीजी, बट 80s में शुरू हो चुका था। देयर आर्गुमेंट इज दैट शिफ्ट इन पॉलिसी टाइम वाज मोर अबाउट चेंजिंग द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड। तो उस टाइम पे जो पॉलिसी में चेंज आया था लिबरलाइजेशन की वजह से, वो इसलिए आया था कि गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज लाना। किसकी तरफ? गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था, स्वभाव था बिजनेसेस की तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, जो उनका नजरिया था प्राइवेट सेक्टर को देखने का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इट वाजंट प्राइमरीली ड्रिवन बाय कंक्रीट पॉलिसी चेंजेस, लेकिन इसकी वजह से पॉलिसी कंक्रीट जो पॉलिसीज थी, तो जो उस टाइम पे बनाई जा रही थी कंक्रीट लेवल पे, जो हमारे सामने थी रियलिटी में, जो पॉलिसीज थी, उस पर कुछ ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी में ग्रोथ रेट आया था। कॉमन सेंस में देखे तो हो सकता है कि भाई इनका एटीट्यूड चेंज हुआ है तो आया होगा, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रखी है। तो एम्ड एट मेकिंग द इकोनॉमी मोर लिबरल थ्रू आइदर ओपनिंग अप टू इंटरनेशनल ट्रेड और रिमूविंग इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इसका एम हमें समझ आ गया। दिस चेंजेस वर डिजाइन टू हेल्प एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, और ये चेंजेस इसलिए लाए गए थे ताकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है, प्राइवेट सेक्टर है, जो ज्यादा पैसा बना रहे हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उनकी हेल्प करना, बिना किस चीज के, उनको बिना रिस्क में डाले और फेसिंग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। तो उनके आगे कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ना आए और जैसा जो बिजनेस चल रहा है वो वैसे प्रॉफिट से ग्रो करे, तो उसमें उनकी हेल्प हुई थी। पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इस चीज ने हेल्प नहीं की थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। और वैसे भी अरविंद पानिग्रे ने तो दो ही फैक्टर्स बताए हैं, तो जो ये एटीट्यूडनल चेंजेस वाला फैक्टर है वो किसी और ने बताया है, तो दो फैक्टर उनके बस वही थे। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। अब ये बहुत अच्छी, एक मेरे को लगता है कि एक हमारा टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट वीडियो का अलग से, जो जैसे मैं शॉर्ट वीडियोस बना सकती हूँ, जिसमें मैं सारी पार्टीज एक जगह इकट्ठी कर दूं विद देयर सिंबल्स, और आपको मैं ट्रिक से याद करा दूं। तो वो हो सकता है, राइट? तो हम वो कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आता है, तो मैं ट्राई करूंगी इस पे वीडियो बनाऊं। ज्यादा नहीं बनेगा, 5 मिनट का वीडियो बनेगा, पर एटलीस्ट आपको सारी पार्टीज और सिंबल याद हो जाएंगे, प्लस क्रोनोलॉजी में कौन सी पार्टी कब बनी। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सीपीआई और शिवसेना। तो ये क्या होना चाहिए इसकी क्रोनोलॉजी, सोचो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सी डी बी ए।
सो ये है हमारा यहाँ पे CPIM जो थी वो बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 64, शिवसेना 66, बीजेपी 1980 सबको पता है, और समाजवादी पार्टी 1992। बताओ कांग्रेस कब बनी थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, वो भी ये बताना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि हम जो चीज हम ऑलरेडी अभी अलग से वीडियो में याद करेंगे ट्रिक से, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फैसिलिटेटेड बाय जेंडर इन पॉलिटिक्स इन इंडिया? आंसर आपको दिख ही चुका है वैसे तो बेसिकली इसमें ऑड वन आउट करना था कि ऐसा क्या है कि जो डेमोक्रेसी को और डीपन करता है, स्ट्रेंथन करता है, या फिर और सशक्त बनाता है हमारे लोकतंत्र को। ऐसा क्या हो सकता है, तो इसमें नॉट पूछा था। तो 3 स्टेटमेंट सही होंगी जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती होंगी, और एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में इतना हेल्प नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम डीपन करने में हेल्प नहीं करेंगी। तो पहला, अगर वुमेन पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में एज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करेगा, सशक्त करेगा। दूसरा, पॉलिटिकल, अगर वुमेन की वॉइस को हम इग्नोर ना करें, उनकी भी बात सुने, उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दें, तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाएगा। यहाँ पे लिखा है अपर कास्ट, अगर लिखा होता कि ऑल कास्ट वुमेन, ठीक है, तो एक बात बनती भी सिर्फ, लेकिन क्या है कि सिर्फ अपर कास्ट वुमेन के साइलेंट रेवोल्यूशन करने से क्या हो जाएगा। अब साइलेंट रेवोल्यूशन आपको पता होगा, रोनाल्ड इंगलहार्ट की एक थ्योरी है पोस्ट मेटेरियलिज्म की, तो उसी से रिलेटेड है ये है। तो यहाँ होगा ये फोर्थ ऑप्शन, वुमेन गेटिंग इन्वॉल्व इन पब्लिक स्पेयर, और वुमेन अगर पब्लिक स्पेयर में भी आने लगे तब भी डेमोक्रेसी अच्छी होगी। साइलेंट रेवोल्यूशन जब होता है, जब वैल्यू चेंज आता है, जहां तक मैंने पढ़ा है वैल्यू चेंज होता है, और उससे क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट होता है। और ऐसा बोला जाता है साइलेंट रेवोल्यूशन में कि आपके जो प्री एडल्ट ईयर्स होते हैं, मतलब अभी जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, प्री एडल्ट ईयर्स से पहले के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपकी वैल्यूज को शेप करते हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज, आपके एक्सपीरियंसेस डिफाइन करेंगे कि आपके अंदर कैसा वैल्यू, कैसा कल्चर होगा। वो साइलेंट रेवोल्यूशन था जहां मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने अपने अपने रिसर्च के टाइम पे पढ़ा था, तो मुझे ये याद है। सो ये इसका मतलब होता है, मैंने आपको मतलब समझा दिया, और अपर कास्ट नहीं था, वहाँ पे ऑल कास्ट आना था। एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। एक बार देख लेते हैं साइलेंट रेवोल्यूशन वाला टॉपिक। सो आपको बाकी 3 स्टेटमेंट तो समझ आ गई होंगी, मैंने बता भी दिया। अब वुमेन जो है अपर कास्ट की, वो साइलेंट रेवोल्यूशन कैरी करेंगी या मतलब करेंगी, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि साइलेंट रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम अपर कास्ट एलिट्स टू वेरियस डिसएडवांटेज्ड सब ग्रुप्स हु आर नाउ गेटिंग बैक द एजेंसी टू आर्टिकुलेट देयर पॉलिटिकल वॉइस बाय देमसेल्फ। तो साइलेंट रेवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा ही है, जब पावर ट्रांसफर होता है अपर कास्ट एलिट से कहाँ पे, सबऑल्टर्न ग्रुप्स में, या जो गरीब लोग हैं, या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, तो जब अपर कास्ट से पावर ट्रांसफर होती है किसकी तरफ, सबऑल्टर्न कैटेगरी की तरफ, या डिसएडवांटेज सब ग्रुप्स की तरफ, तो उसको हम साइलेंट रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अभी साइलेंट रेवोल्यूशन जो है, अगर अपर कास्ट ही करेंगे, तो अपर कास्ट तो निचले वर्ग को पॉलिटिकल वॉइस में हेल्प ही नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अपर कास्ट नहीं कर सकते, ये कौन करेगा, जो उन्हीं के लोग हैं। साइलेंट रेवोल्यूशन कौन करता है, कि जब मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कौन करता है, अपर कास्ट एलिट्स टू वेरियस डिसएडवांटेज सब ग्रुप्स। लेकिन इस केस में सिर्फ वुमेन्स ये काम नहीं कर सकती, ये सारी कास्ट की वुमेन को ये काम करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने बोला था कि इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर व्हाइल नेहरू वाज स्टिल अलाइव, उस टाइम नेहरू जिंदा थे, ठीक है। तो समय के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है सीज टू बी अ मूवमेंट, और समय के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो अब मूवमेंट नहीं रही, अब वो एक पार्टी बन चुकी है, अब वो एक गवर्नमेंट बन चुकी है। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस देखे अभी हमें, जब आजादी नहीं मिली थी, तो कांग्रेस एक मूवमेंट थी, फिर मूवमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी बनी, और फिर जब पार्टी बनी और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, पहली सरकार इलेक्शन करवा के इंडिपेंडेंस के बाद। तो पहले कांग्रेस मूवमेंट थी, फिर पार्टी, फिर गवर्नमेंट। तो ये किसने बोला है, जेम्स पैनर, मॉरिस जॉर्ज, रजनी कोठारी, या योगेंद्र यादव। तो आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कांग्रेस सिस्टम के बारे में किसने बोला था, पार्टीज ऑफ प्रेशर, पार्टीज ऑफ कंसेंसस, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सब किसने बोला है, रजनी कोठारी। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन ये रहा हमारा, यहाँ पे देखो रजनी कोठारिया लिखा हुआ है, नेहरू के एरा की उन्होंने बात की है, और मैंने कोड भी आपको समझा दिया है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जब इमरजेंसी लगी थी, जब इंदिरा गांधी का जो पीरियड था, तो उसके बाद जो हालात थे वो चेंज हुए। अब जो क्वेश्चन में जो कोट है वो तो चलो वहां तक खत्म हो गया कि नेहरू तब जिंदा थे, वो पार्टी बनी और फिर सरकार बनी नेहरू की, वो। लेकिन रजनी कोठारी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बताते, अब क्वेश्चन इतना था, ठीक है, मान लिया, आंसर पता चल गया। इसके आगे की भी कहानी रजनी कोठारी बताते हैं कि उसके बाद भी उन्होंने बताया कि जो इंदिरा गांधी की जब लीडरशिप थी तब कैसा था, तो तभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, गवर्नमेंट थी,
मूवमेंट थी पहले, फिर पार्टी बनी, फिर गवर्नमेंट बनी। लेकिन धीरे धीरे जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो कांग्रेस का जो दबदबा था वो इतनी स्ट्रांग थी, वो ग्रेजुअली फेड होने लगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे कारण थे, जैसे इमरजेंसी उन्होंने लगाना, नेशनलाइजेशन करना, नसबंदी कराना, तो ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और एज अ गवर्नमेंट उनकी सरकार पे भी प्रभाव पड़ रहा था, उनकी सरकार भी कभी भी गिर सकती थी। तो 75 से 77 इमरजेंसी पीरियड होता है, जब गवर्नमेंट मैकेनिज्म डिसॉल्व हो जाता है, सबको पता है ये बारी सारी बातें। तो लिविंग बिहाइंड अ मोर सेंट्रलाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग ग्रुप। अब कांग्रेस उसके बाद क्या बना, गवर्नमेंट के बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे जो कांग्रेस थी वो सेंट्रलाइज्ड और एक एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, मतलब सरकार का पूरा जो था ना, वो एक शिकंजा कस लिया था इंदिरा गांधी ने, सारी पावर्स इंदिरा गांधी के पास थी, एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की पावर थी उनके पास, ये सारा डिसीजन वो अकेले खुद ही लेंगी। इसको उन्होंने क्या बोला, कैकेकस। तो ये टर्म आ सकता है कि ये जो टर्म है किसने दिया है, किसके कॉन्टेक्स्ट में है, क्या है, अब आपको समझ आ गया कैकेकस किसको बोला है। ये एक तरीके का जो सेंट्रलाइज और एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग सिस्टम था इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे किसने बोला, रजनी कोठारी ने बोला। कोठारी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला, इंडियन पार्टी सिस्टम अपेयर्स टू हैव अ मूव्ड फुल सर्कल। ये ऐसे करके पहले एक मूवमेंट था इंडिपेंडेंस से पहले, फिर एक पार्टी, फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना, और अब कोठारी ने बोला ये सर्कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब ये कांग्रेस का खत्म होने का टाइम आ गया है। तो ये पूरा फुल सर्कल वाली बात भी किसने बोली है, कोठारी। तो ये कोट उसी से रिलेटेड है, उसके आगे का कोट है। तो अब आपको ये दोनों कोट्स याद रखने हैं रजनी कोठारी से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 करोड़ का, ठीक है। सो अब बताना है बीएल शंकर और वेलेरिन रिदिको केसीवीआर राजीव भार्गव का। ये तो फर्स्ट आई होप आपने फर्स्ट थिंकर नहीं सुना होगा, बाकी तीन तो आपने सुने ही है। तो बताओ किसका क्या हो सकता है, बुक्स मैच करनी है आपको। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन का आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो 1 2 3 में से आंसर होगा आपके पास। तो बताऊं क्या है करेक्ट आंसर, पॉज करके सोच लो एक बार। सो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कॉसी क्वेसी केसी ऐसे करके, कॉसी फेडरल, फेडरलिज्म की तो बात की है केसी वेरे ने। तो मैं तो यहाँ पे एक जगह ही आ रहे थे, सीकर टू फेडरल गवर्नमेंट इनका और ग्रैनविल ऑस्टिन का ये। बाकी आपको ये मैच कर लिया, एक बार हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, इतना गुच्चड़ गुच्चड़ हो जाएगा वरना। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजीव भार्गव। तो जब भी एथिक्स की बात आए तो आपको राजीव भार्गव को रखना है कि वो बहुत एथिकल पर्सन है, भार्गव साहब बहुत एथिकल पर्सन है, हमेशा एथिक्स मोरालिटी की बात करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में हमारे बीएल शंकर थे और वेलेरिन रॉड्रिगेज थे। तो आपको याद रखना है, तो शुरू शुरू में पार्लियामेंट थी तो उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, तो रॉड्रिगेज बीएल शंकर हमारे शंकर हो गए, शंकर भगवान भी हमारे पार्लियामेंट में आए थे, ऐसे याद रखो। और ये दोनों तो आपको पता ही है, कॉर्नरस्टोन, बहुत ईजी है। देन इनमें से बताना है एम एन श्रीनिवासन के बारे में, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन भी मिल गया, एक और क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया हमने कि एम एन श्रीनिवासन ने कास्ट पॉलिटिक्स और इंडिया की बात की है। ठीक है, तो आपको पहले बात तो ये याद रखना है। फिर अब पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, अब आपको चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी ऑफ कास्ट इन इंडिया। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। देयर वाज एन इवन वर्टिकल सॉलिडारिटी बिटवीन कास्ट, तो कास्ट के बीच में वर्टिकल सॉलिडारिटी भी थी। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे, ऐसे भी हायरार्की थी, और कास्ट के अंदर रहकर भी, कास्ट के अंदर भी लोग ऐसे आपस में मिले हुए थे और हायरार्की भी थी। दूसरा, देयर वाज अ कंपटीशन अमंग कास्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर। और इकोनॉमिक स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर क्या होता है, जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये इकोनॉमिक स्फीयर की बात होती है, जिस पैसों के बेसिस पे जब हम मापदंड करते हैं। तो ये कंपटीशन भी था, तो ये भी सही है। मेरा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसने हर्डल क्रिएट कर दी थी, एक रास्ते में रुकावट थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कास्ट सॉलिडारिटी के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रुकावट नहीं था मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, एसीडी सही स्टेटमेंट है। सो अब देखो, इसका यहाँ पे लिखा है एम एन श्रीवास्तव ऑन द डुअल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो पूरे उनके नाम है आर्टिकल का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स ऑन द कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। पूरा नाम आपको इसको याद रखना। पहली बात तो कभी भी अगली बार क्वेश्चन आए एम एन श्रीनिवासन से रिलेटेड, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नाम दिखे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कुछ और कास्ट पॉलिटिक्स की, तो इनका नाम आप मार्क कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात, आपको दो चीजें याद रखनी है कि एम एन श्रीनिवासन ने हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी और वर्टिकल सॉलिडारिटी की बात की है, ये भी याद रखना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेटा हुआ, तो लेटा हुआ मतलब क्या कि आपस में जो सारी कास्ट है वो मिलजुल के रह रही है, उसमें सोशल कोहेशन, कोहेशन क्या होता है, जैसे फेविकॉल होता है ना, वो किसी भी चीज से जुड़ जाता है, ऐसे एक दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है, कोहेशन मतलब वही होता है। तो सोशल कोहेशन जब जहाँ पे एक कास्ट के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को, जैसे कि मैं जनरल कास्ट की हूँ तो मैं जनरल वालों को सबको सपोर्ट करूंगी, अपने साथ वाले सबको साथ लेकर चलूंगी। या जैसे
अगर कोई सिख है तो जो भी जितने भी सिख भाई बंधु हैं उनको सब वो एक साथ सपोर्ट करेगा। तो वो हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी होगी कि कास्ट की आपस में एकता होती है। और एक होता है वर्टिकल सॉलिडारिटी। वर्टिकल होता है ऐसे खड़ी हुई लाइन, मतलब एक हायरार्की बनाना। हाँ, हायरार्की नेचर होता है कास्ट सिस्टम का। कुछ कास्ट हायरार्की में ऊपर आते हैं, जैसे बोला जाता है कि जनरल कास्ट ऊपर होती है, देन एससी होते हैं, देन एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं उसके नीचे, या फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वो वाली भी बोल सकते हो। तो इट इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल पावर डायनेमिक्स। तो यहाँ पे जो होती है अनइक्वल पावर डायनेमिक्स होती है, ये आपको समझ आ ही गया होगा, इजी है। देयर वाज अ कंपटीशन अमंग कास्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर। और सारे कास्ट के बीच में इकोनॉमिक स्फीयर में कंपटीशन होता है, सारी कास्ट आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है और इस चीज को लेकर अवेयर भी होती है। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ एनुअल ग्रेन पेमेंट्स मेड टू द स्मिथ, पॉटर, बार्बर, वॉशरमैन, प्रीस्ट इन द विलेज। तो विलेज में ऐसा ही होता था कि एनुअल ग्रेन पेमेंट सिस्टम होता था, कि जिसमें तो होते थे उनको अलग पेमेंट, जो पॉटर जो है बनाते हैं क्या बोलते हैं मटके वगैरह वो अलग, नाई अलग, वॉशरमैन अलग होते हैं, प्रीस्ट के पेमेंट्स अलग होते हैं, ग्रेन्स उनको मिलते थे, पहले बार्टर सिस्टम होता था। तो उसकी बात हो रही है कि इकोनॉमिक स्फीयर में भी अलग अलग होते थे, कंपटीशन होता था। while each caste had its own solidarity, it was also aware of its solidarity with other caste। वैसे तो हर कास्ट को पता था कि हम अपने कास्ट के लोगों से तो एक साथ मिलकर रहते हैं, पर उनको ये भी पता था कि जो बाकी कास्ट है वो उनके अंदर भी आपस में सॉलिडारिटी है, उनमें भी एकता है। ठीक है। तो ईच स्मिथ फॉर इंस्टेंस कम्पीटेड विद ऑल अदर स्मिथ्स। स्मिथ मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लोहार। ठीक है। तो जैसे लोहार है, ठीक है, तो लोहार अगर आपस में एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं तो उनमें आपस में है कि हाँ भाई हमारा एक ही प्रोफेशन है, सबको साथ में रहना है। पर साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि हमारा ये एक हेल्दी कंपटीशन भी है। ठीक है। तो अब एक दूसरे से कम्पीट भी करेंगे ना, कि हमसे ज्यादा सामान ले, हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान बेचे या हम कम प्राइस में बेचे। तो वो एक साथ भी है और एक साथ होके भी अलग अलग भी है, क्योंकि उनको कम्पीट भी करना है, सेम प्रोफेशन में है। ठीक है। किसके लिए? अपने अपने लैंड ओनर्स के चक्कर में। ठीक है। क्योंकि लैंड ओनर्स सबके अलग अलग है, तो उनको देखना है कि ये एक लैंड ओनर है, ठीक है, जो उनको पैसे देता है। तो सारे इसमें तो उसके अंदर आते हैं, सारे लोहारों को वो लैंड लॉर्ड या जो लैंड ओनर है वो पैसे देता है। ठीक है। तो वो आपस में उस चीज के लिए कम्पीट भी करते हैं कि हमें ज्यादा माल बेचेंगे तो हमारा जो मालिक है हमें ज्यादा पैसे देगा, कि हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा, कि हमने आज ज्यादा माल बेचा, वैसा। तो इसके कंपटीशन के अलावा कुछ और तरीके भी हैं जो उनको साथ में जोड़ के रखते हैं, जैसे कि उनका मास्टर और सर्वेंट के बीच का रिलेशन, लैंडलॉर्ड और किराएदार का रिलेशन, क्रेडिटर और डेबिटर डेप्टर डेटर सॉरी डेप्टर कह रहे हो, डेटर का रिलेशन, जो उधार देता है और जो उधार लेता है उसके बीच का रिलेशन, पैट्रॉन और क्लाइंट। ठीक है। जो पैट्रॉन हमारा कौन हो गया, मतलब जिसको आप बोल सकते हो बेसिकली संरक्षक और ग्राहक। तो इनका भी आपस में अपना रिलेशन है, बाकी लोहार लोहार का आपस में रिलेशन है, पर इनका भी एक अटूट रिलेशन होता है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपस में इकोनॉमिक कंपटीशन होता है। फिर बात करते हैं बी स्टेटमेंट की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक रुकावट कैसे नहीं है इसके रास्ते में, क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे क्या आता है, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो हमें जोड़ के रखती हैं। ठीक है। तो ये जोड़ के रखती है, यूनाइट करती है, ना कि एक हर्डल। ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद हो गई, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने पढ़ लिया, ये सारा वही सारी चीजें यहाँ लिखी लिखी हुई हैं जो इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये बात की थी। और ये स्पेशली ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है। ठीक है। अब आपको बताना है जो रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स, ये जो बुक है वो किसकी बुक है? आशुतोष वार्ष्णेय, लुइस टिलिन, पॉल ब्रास या सुहास पाल्चिका। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुइस टिलिन। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा भी नहीं है, बस ये बुक का नाम है और लुइस टिलिन ने बुक लिखी है, बस इतना याद रखना। ठीक है। और इसमें दो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया, क्या चीजें बताई हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट उन्होंने इस बुक में ये बताया है कि रोल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इन कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, मतलब बेसिकली हम कांग्रेस बोले, तो कांग्रेस का जो दबदबा था, डोमिनेंस था, वो धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? न्यू सोशल मूवमेंट्स की वजह से। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये समझाया है। दूसरा उन्होंने बताया है कि बीजेपी का रोल क्या था एज अ कंटेंडर टू कांग्रेस पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो एक तरफ जब कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उस टाइम पे बीजेपी उसको काउंटर कैसे करती थी। ठीक है। तो कुछ टाइम बीजेपी इमर्ज हुई, कैसे काउंटर किया, कैसे वो एक अपोजिशन का रोल प्ले करती थी, तो वैसा। तो उन्होंने दो रोल बताया, एक वन पार्टी डोमिनेंस जब कांग्रेस का था, ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट्स की वजह से कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, और दूसरा बीजेपी का आगमन हुआ और कांग्रेस की सुप्रीमेसी के सामने। ये दो चीजें उन्होंने बताई है, और रीमैपिंग इंडिया इनकी बुक है। तो हमको ऐसा याद करो कि जो लुइस जी है वो मैप बनाते हैं, या टिलिन से मैप बनाते हैं, लुइस टिलिन याद रखना है, बस ऐसे कैसे भी याद रखो, वो आपकी मर्जी। ठीक है। 2000 की ये बुक है, 2000 में आई थी। ऑल्सो ये बुक बुक तो 2000 में आई थी। और वैसे इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है रीमैपिंग इंडिया का मतलब क्या है।
जब यहाँ पे हमने देखा था उस टाइम में 2000 में 2000 जो था उसमें स्टेट क्रिएशन हुए थे, अलग अलग स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट बनाए गए थे, अलग अलग राज्य, अलग अलग, जैसे वो हो रहा था ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा था 2000 में, ये 3 स्टेट बने थे, आपको पता होगा। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है रीमैपिंग इंडिया, हाउ देयर क्रिएशन रिप्रेजेंटेड अ न्यू टर्न, कि कैसे इन 3 स्टेट के बनने से क्या क्या चीजें हुई जिसने हमारे पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। तो अब ये 3 स्टेट का नाम याद रखना है, रीपैपिंग इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आपको 2 पॉइंट पता चल गए कौन से थे, कांग्रेस का डिक्लाइन और बीजेपी का आगमन। फिर उसके अलावा की रीमैपिंग की बात हो रही है तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो 2000 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड अलग अलग राज्य बने थे। और ये बुक एक्सप्लेन करती है पॉलिटिक्स को दैट ले बिहाइंड दिस एपिसोड ऑफ पोस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, फ्यूचर डिजाइन ऑफ इंडिया फेडरल सिस्टम। सो फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है पूरी बुक। तो आप यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये 4 ऑप्शन है, पॉज करो और सोचो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। पंजाब बना था हमारा सबसे पहले 1966 में। फिर गुजरात, गुजरात बना 1960 में, सामने लिखा हुआ है। लद्दाख बना 2019 में, लेटेस्ट बना था जो बाद में आपको याद होगा। तेलंगाना उससे पहले बना था 2014 में। तो ये हो गया तेलंगाना और फिर लद्दाख। 60 पहले, तो सबसे पहले हमारा बजा गुजरात 60 में, 6 साल बाद पंजाब, तो पहले गुजरात बना फिर पंजाब बना, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ वो, और फिर अब लद्दाख तो अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 2019 में। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका गुजरात 1960 में जब गुजरात बना था विद द स्टेट ऑफ बॉम्बे डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, तो बॉम्बे को दो स्टेट में बांटा गया था गुजरात बनाने के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बॉम्बे, गुजरात किस में से निकला है, बॉम्बे में से निकला है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, 1960 का बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, तो इंडिया का 29th स्टेट बना तेलंगाना 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी। फिर पंजाब, पंजाब से बात करें तो यहाँ पे विद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 3 स्टेट्स और थे पंजाब के, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जो कि 1966 में बने थे। फिर लद्दाख, लद्दाख में थे 5 अगस्त 2019 को बना था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 2019 के इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया जिसका खुद का एक लेजिस्लेचर होगा, मतलब खुद की विधानसभा होगी, और लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया लेकिन उसकी कोई खुद की विधानसभा नहीं होगी। अब आपको समझ आया, अभी तो अब हमने खत्म कर लिए जून के, ठीक है। जून के 2 शिफ्ट आई थी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पढ़ लिया। अब आते हैं 2023 मार्च शिफ्ट 1। सो मैं सोच रही हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, अगर हम मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के आते भी हैं तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी आप इसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, हम अगले लेक्चर में 2023 के मार्च शिफ्ट 1 के करेंगे और फिर 2022 के भी अगले लेक्चर में शुरू कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि पैसे जाते जाते 2018 तक हम कवर कर ले, या एक वीडियो में नहीं तो 3-4 वीडियोस में कवर कर ले, ठीक है। या कोशिश करूंगी कि मिनिमम टू मिनिमम 2 वीडियो या 3 वीडियो से ज्यादा कवर, मतलब ज्यादा ना लगे, और हम एक क्वेश्चन, मतलब जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस वाले पे क्या था, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, लंबे क्वेश्चन थे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी। आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल है, जल्दी खत्म हो जाए, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो डू कमेंट, ताकि एक थोड़ा सा रहेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो मुझे किस तरीके से बनानी है। सो बाय एंड टेक केयर।